तो ये कहानी है जिन नाम के एक साइंटिफिक लड़के की, जिसको साइंटिस्ट ने मिलके पैदा करा, यानी कि इसके कोई माँ बाप नहीं। और अब पूरे 50 ऑपरेशन के बाद ये एक मॉन्स्टर बन चुका है, जिसका काम है कि वो बिना मरे अपने जैसे 12 और मॉन्स्टर्स की जान ले ले। तो एनिमे की शुरुआत में दो रोबोट्स की फाइट होती है। ये दो रोबोट्स एक्चुअली में एक इमोशनलेस प्लेयर्स हैं और इमोशनलेस होने के कारण ही यही चीज है जो इंसानों को इनसे अलग बनाती है। इनकी इस लड़ाई को पार्टी ऑफ मैडनेस कहा जाता है, जहां हर रात को अंडरग्राउंड होकर देश के सबसे अमीर लोग काफी भारी सट्टा लगाते हैं इन मैचेस में। ये प्लेयर्स काफी ब्रूटल हैं, इनके अंदर इंसानी दिल नहीं और इन्हीं चीजों का शौक ये अमीर इनको पैसे देकर पूरा करते हैं। लेकिन एक दिन भगवान जाने ऐसा क्या हुआ कि इन सभी प्लेयर्स के अंदर इंसान इमोशंस जाग उठे और इन्होंने मैदान छोड़कर एक एक करके जितने रईस थे और बाकी गेस्ट थे उन सभी को कुचल डाला और वहाँ के 13 प्लेयर्स अरीना ऑफ मैडनेस छोड़कर भाग गए। वहीं दूसरी तरफ ये साइंटिस्ट इनक्यूबेटर में बंद इस बच्चे को लेकर चोरी छुपे भागने की फिराक में था। जिसके बाद तभी एक बूढ़ा आदमी इस साइंटिस्ट को कहता है कि ये मेरा बच्चा है, मुझे वापस करो। साइंटिस्ट उसकी बात नहीं मानता, उसके हिसाब से ये बच्चा उसी का है और वो मौका मिलते ही वहाँ से फरार हो जाता है। कहानी फिर कुछ साल बाद आगे जाती है, जहाँ हमें एक कपल दिखाए आते हैं जो कि बीच सड़क पर प्यार करते हुए चल रहे थे। उन दोनों में से एक लड़की सोचती है कि शाम हो चुकी है तो उसको अब घर निकलना चाहिए। तभी लड़का पूछता है, क्यों, तुम्हें मर्डर से डर लग रहा है? लड़की बताती है कि हाँ, तुम्हें नहीं पता कि अभी ट्रेन में एक हादसा हुआ है। इनकी बात चली रही थी कि उनके साइड में से एक रैंडम आदमी गुजर रहा था और जैसे ये आदमी गुजरता है इस लड़की के बॉयफ्रेंड का वही गला कट जाता है। जहाँ तभी उसके कुछ वक्त बाद ही इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट आता है और वो लोग देखते ही समझ चुके थे कि ये तो वही मर्डर है जो इससे पहले हुआ था। तभी वहाँ पे क्राइम डिपार्टमेंट भी आता है, जिन्हें देखकर ये बाकी लोग थोड़ा पीछे हो जाते हैं। जहाँ ऑफिसर यही सोचता है कि भरी दोपहर में इतना बड़ा मर्डर हो गया और किसी ने भी कुछ नोटिस नहीं करा। जहाँ तभी हमें यही आदमी दिखाया जाता है जिसने काफी साल पहले साइंटिस्ट को रोकने की कोशिश की थी और वो बताता है कि ये चीजें ज्यादा ना बढ़े तो हमें उस बच्चे को ढूंढना होगा। उसका ड्राइवर बताता है कि सर ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, अब तक तो वो मर भी गया होगा। तभी ये बूढ़ा कहता है कि वो बच्चा नहीं, जिंदा शैतान है और इतनी आसानी से वो नहीं मरेगा। इधर फिर रात के वक्त ही हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे। आगे रास्ता ना होने के कारण लड़की वहीं रुक जाती है और अब इसके पास कोई चॉइस नहीं थी और ये गुंडे भी अब इसके काफी करीब आ चुके थे। जहाँ तभी एंट्री होती है हमारे प्रोटैगनिस्ट जिन की। वो आते ही उस लड़की को कहता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा अगर तुम मुझे 10,000 रुपए दोगी। लड़की काफी घबराई हुई थी तो वो अपने जिन को कहती है कि तुम्हें जितने पैसे लेने हैं तुम ले सकते हो, बस मुझे किसी भी तरह इन हैवानों से बचा लो। वेल उसकी ये बातें सुन के अपना जिन नीचे आता है और काफी हीरोइस्टिकली सभी गुंडों की पिटाई लगाता है। ये सब देखकर लड़की काफी इंप्रेस होती है और उससे कहती है कि बच्चे तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। इधर तभी एंट्री होती है जिन के दोस्त कुगा की, जहाँ वो उसको समझाता है कि हम लोग एक टीम है तो तुम बिना पूछे कहाँ जा रहे हो। तभी ये लड़की उनसे कहती है कि तुम लोग तो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हो, यहाँ पे नाइट वॉक के लिए निकलोगे तुम सब। वो बताता है कि नहीं, हमारा नाम एलाइज ऑफ जस्टिस है और हमारा काम है यहाँ के क्राइम्स को रोकना। वहीं फिर अपना प्रोटैगनिस्ट उस लड़की से उसके 10,000 रुपए मांगता है और जब तक ये बेचारी दे पाती, हीरो का दोस्त उसको घसीटता हुआ वहाँ से ले जाता है और पार्क में ले जाकर उसको समझाता है कि हमें क्राइम रोकना है, हम जिसको बचाएंगे हमें उससे पैसे नहीं लेने। वहीं दूसरी तरफ जिन उसकी बातों पे ध्यान ना दे करके उसकी बहन से बात कर रहा था कि ये देखो तुम्हारे हाथ में मेरे हाथ में सेम रिंग है। जहाँ वो बताता है कि मेरे दादा ने इसको सीक्रेट रखने को कहा है तो मैं भी चाहता हूँ कि तुम किसी को इस बारे में मत बताना। इधर हम इसी मर्डरर को देखते हैं जो कि खुलेआम घूम रहा था। जहाँ तभी एक रैंडम बंदा मिलकर उसको कहता है कि लगता है तुम्हें और लाशें बनानी है तो चलो फिर तुम मेरे साथ आ सकते हो। इधर हम अपने प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं जो कि आम खुला घूम रहा था। जहाँ तभी ये लड़की उससे मिलने आती है और कहती है कि तुम्हारे बाकी दोस्त कहाँ गए। हीरो बताता है कि उनके घर से फोन आ चुका है तो अब वो लोग अपने घर चले गए। जहाँ ये सुनते ये लड़की उसको उसके 10,000 रुपए देती है और ये देखकर भाई अपना लौंडा पागल हो जाता है, जैसे मैं पागल होता हूँ जब तुम लोग मुझे सब्सक्राइब करते हो। इधर ये लड़की बताती है कि मैंने अपना वादा पूरा किया और ये लो मेरा ग्रीटिंग कार्ड, अगर तुम आज रात को इधर आ जाते हो तो मैं तुम्हें खाना भी खिलाऊंगी। और ये बोलकर ये लड़की वहाँ से चली जाती है। आगे अपना भाई जल्दी से अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ता है और जाते ही वो देखता है कि काफी सारे लोग लेटे पड़े हैं। अंदर जाते ही वो देखता है कि उसके दादा को चोट लगी पड़ी है और फिर वो कहता है कि आपको क्या हो गया, आपको चोट कैसे लगी। उसके दादा उसको कुछ बोल नहीं पाते तो वो अपना थूक अपने दादा की चोट पे लगाता है और कहता है कि अगर हम अपनी चोट पे थूक लगाए तो वो जल्दी ठीक हो जाती है। चलो कोई तो चोट पे थूक लगा रहा है, वरना आजकल के बंदे तो खैर छोड़ो क्या ही बोलूं। इधर तभी अपने दादा से पूछता है कि बाहर लोग लेटे क्यों हैं। उसके दादा बताते हैं कि उन सभी का मर्डर हो चुका है। हीरो को ये बात समझ नहीं आती तो उसके दादा उसको समझाने की कोशिश करते हैं। हीरो समझ चुका था कि अभी उसको अपने दादा की एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी चाहिए और जल्द से जल्द उनको डॉक्टर के पास ले आना
जाना चाहिए। जहाँ तभी अपना हीरो दिखाता है कि कैसे उसने आज 10,000 रूपए कमाए। ये देख करके उसके दादा उसे गले लगाते हैं और कहते हैं कि बेटा अपनी लाइफ में कभी लड़ाई झगड़े में मत पड़ना, आज जो मेरी हालत है वो इसी वजह से हो रखी है। और ये बोल के वो अपने हाथ पैर छोड़ देते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। ये देखकर अपना हीरो भागते हुए डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ डॉक्टर कहता है कि मैं फ्री में कोई इलाज नहीं करता। ये सुनते ही वो उनको दिखाता है कि हाँ मेरे पास पैसे पड़े हैं, ये देखो। और डॉक्टर उसको धक्का देते हुए कहता है कि इतने पैसों का क्या होगा, चलो निकलो यहाँ से। और बेचारा अपनी ग्रैंडपा की बॉडी लेकर एक पार्क में बैठ जाता है और याद करता है अपने वो अच्छे बचपन के दिन जब वो अपने दादा के साथ खेला करता था। इधर तभी अपना प्रोटैगनिस्ट जिन यही सोचता है कि उसको अपने दोस्त कुगा को फोन करना चाहिए। इधर वो अपने दोस्त के घर पे फोन मिलाता है और वहीं इसके दोस्त के दादाजी इसको डांट रहे होते हैं और कहते हैं कि अगली बार से उस गरीब लड़के के साथ खेलने की जरूरत नहीं है। हमारी इज्जत का क्या होगा जब सबको पता लगेगा कि यहाँ के लड़के गरीब बच्चों के साथ खेलते हैं। कुगा बताता है कि ऐसी बात नहीं है, वो दिल का बहुत अच्छा है और ताकतवर है, मुझे भी उसकी तरह बनना है। जहाँ तभी मेड नीचे आती है और कहती है कि कुगा साहब का फोन बार बार बज रहा है तो मैं इसको यहाँ ले आई। ये देखकर कुगा सोचता है कि शायद उसके दोस्त का उसको कॉल आया होगा। जहाँ तभी उसके दादा मेड से फोन लेकर उसका फोन वहीं तोड़ देते हैं और इधर जिन को दिखाया जाता है कि कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी है। ये सब देखकर अपना जिन बहुत सैड होता है। जहाँ तभी उसकी नजर इस ग्रीटिंग लेटर पे पड़ती है तो वो डायरेक्ट अपने दादा की बॉडी लेकर उधर चला जाता है। इधर इस लड़की के पास एक आदमी बताता है कि एक बच्चा तुम्हारा बाहर वेट कर रहा है। जहाँ बाहर वो बड़ी मुस्कुराते हुए जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि अपना जिन बहुत रो रहा है और वो बहुत उदास है। और वो उससे पूछती कि क्या हो गया, किसी ने कुछ बोला क्या तुम्हें? और फिर रोते रोते कहता है कि मेरे दादा की तबीयत खराब हो चुकी है और कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा। और तभी वहाँ पे पुलिस से भी कांटेक्ट कर दिया गया था और फिर पुलिस डॉक्टर्स के थ्रू मिलकर ये पता लगा लेती है कि आखिर मर्डर किसने किया है। और पुलिस का शक सही निकलता है, ये मर्डर उसी सीरियल किलर ने किया था जिसने आज एक लड़की का भी मर्डर करा। तभी ऑफिसर इस लड़की के पास आके कहता है कि इसका और तुम्हारा क्या रिश्ता है। ये लड़की बताती है कि ये बच्चा मेरा दोस्त है जिसने मुझे कल बचाया था। ऑफिसर कहता है कि ठीक है तुम जा सकती हो, हम इस लड़के को एनजीओ में भेज देंगे। लड़की फिर ऑफिसर की बात मान के उस बच्चे को प्यार से बाय कहकर वहाँ से चल रही होती है। और तभी ये सोचती है कि एनजीओ में उसकी परवरिश अच्छे से नहीं होगी, तो तभी वो जिनके पास आकर कहती है कि बच्चे चलो, आज से तुम मेरे साथ ही रहोगे। इधर घर पहुँचते ही ये लड़की जिनके कपड़े उतार कर सारे कपड़े धुलती है और वहीं जिनको नहलाती है और कहती है कि तुम कितने अजीब हो। और आगे उसको बताती है कि मेरा नाम आकिमी है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? प्रोटैगनिस्ट कहता है कि मेरा नाम जिन है। इधर प्रोटैगनिस्ट को नहाता हुआ देख आकिमी भी उसके साथ टब में आ जाती है, जिसे देखकर शर्माता हुआ अपने प्रोटैगनिस्ट टब से निकलने वाला होता है कि वो उसको पकड़ के कहती है कि आओ आज मैं तुम्हें नहलाती हूँ। माँ बेटे की नजरों से देखो बेशर्मो, माँ बेटे की नजरों से कुछ और मत सोच लेना। जहाँ उसको नहलाते वक्त उसको कहती है कि शर्मा क्यों रहे हो, तुम अपने मम्मी पापा के साथ नहीं नहाए क्या? और हीरो कहता है कि मम्मी पापा वो क्या होते हैं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जहाँ तभी वो टाइट की अपने प्रोटैगनिस्ट को गले लगाती है और उसको तभी अपने ग्रैंडफादर की याद आ जाती है। जहाँ प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ऐसी फीलिंग मुझे तभी आई थी जब ग्रैंडपा ने मुझे गले लगाया था। वैसे आप मुझे ये बताइए कि पुलिस वालों ने ऐसा क्यों बोला कि मैं अपने ग्रैंडपा से फिर नहीं मिल पाऊंगा? लड़की बताती है वो इसीलिए क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडपा इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनते ही जिन कहता है कि ऐसे कैसे नहीं मिल सकता, मुझे मिलना है। और ये बोलता हुआ वो वहाँ रोने लगता है, जहाँ ये लड़की भी उससे गले लगा लेती है। इधर हमें यही बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जिसके कुछ साथी आकर कहते हैं कि हमने कंजाकी का पता लगा लिया है। ये सुनते ये आदमी कहता है कि ठीक है उसको यहाँ पर लेके आओ। और उसके साथ जो बच्चा था उसके क्या हाल है? वो लोग बताते हैं कि उसके साथ का जो बच्चा था उसको एक लड़की अपने साथ ले गई। जहाँ ये बात सुनते ही यहाँ का चेयरमैन थोड़ा सीरियस लुक देता है। वेल अगले सीन में ये लड़की आकिमी अपने प्रोटैगनिस्ट जिन को शॉपिंग पे लेके जाती है। जहाँ तभी रास्ते में ही ये मर्डरर उनके ऊपर हमला कर देता है। वो डायरेक्ट वार करती आकिमी को घायल करता है। जहाँ घायल पड़ी हुई आकिमी अपने प्रोटैगनिस्ट से कहती है कि जिन जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाओ। अपना जिन कहता है कि आपको भी चोट लगी है, बिल्कुल मेरे दादा की तरह, क्या आप भी मरने वाली हो? मेरे दादा नहीं रहे और इस दुनिया में आपके अलावा मेरा कोई नहीं बचा, मैं आपको ऐसे मरने नहीं दे सकता। और ये बोलते ही भाई अपना प्रोटैगनिस्ट उसके मुंह के सामने आता है और फिर डायरेक्टली उसकी जीप को वहीं पकड़ लेता है। लेकिन ये मर्डरर फिर अपनी जीप के थ्रू उसको इधर से उधर फेंकने लगता है, जिस वजह से अपने जिन को बहुत चोटें लग जाती है। और ये मर्डरर फिर सच में अपने प्रोटैगनिस्ट को मारने ही वाला था कि तभी बीच में अमागी आती है, जिसको देखकर ही सीरियल किलर उस पर वापस हमला करता है, जिस वजह से इस लड़की का आधा चेहरा कट जाता है। और ये सब देखकर भाई अपने प्रोटैगनिस्ट की बॉडी में कुछ होने लगता है। वहीं इधर ये मर्डरर भी अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ जाता है और तभी अपना हीरो भाई उसकी जीप पकड़ता है, उसको उठाकर दीवार पे फेंकता है। और वही फिर वो खड़ा होता है, उसके आसपास काफी ज्यादा करंट दौड़ रहा था, पास वाला जो बल्ब था वो भी फूक चुका था। जहाँ तभी अपना हीरो एक पावर रेंजर टाइप के पर्सन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर मर्डरर कहता है तो तुम ही चरिश्मा हो। और उसके ये बोलते ही भाई अपना प्रोटैगनिस्ट इतना तेज उसके पेट पे पंच मारता है कि उसका पेट वहीं फट जाता है और ऑन द स्पॉट इस मर्डरर की वहीं मौत हो जाती है। इधर अपना प्रोटैगनिस्ट भी थक जाता है, जिस वजह से वो वहीं अपने नॉर्मल फॉर्म में आकर बेहोश हो जाता है। जहाँ तभी ये हाइटाने नाम का बंदा भी इधर आ जाता है और इसके साथ एक सफेद कपड़ा वाला आदमी भी था और वो उससे पूछता है कि
आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जहाँ तभी आदमी बताता है कि वो इस कीड़े को सजा देने आया है क्योंकि ये बिना पूछे लड़ने चला गया। और तभी आदमी इस सफेद कपड़े वाले को कहता है कि जरा इसको ठिकाने लगा दो। और तभी ये बंदा अपनी तलवार निकाल कर उसको वही जला देता है। जहाँ तभी ये बताता है कि मेरा काम इंसानों से जुड़ा नहीं, मॉन्स्टर से जुड़ा हुआ है, तो मेरा काम यहाँ पे पूरा हो चुका है, अब इस बच्चे का मैं कुछ नहीं कर सकता। इधर हम अपने प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं जिसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है और ऑफिसर इसके पास आके कहता है कि ये लो बच्चे, तुम्हारे दादा का पेंडेंट। तभी ऑफिसर उसको कहता है कि बच्चे क्या हो रहा है आजकल, तुम्हारे ऊपर ही सारी परेशानियां आ रही हैं, लेकिन हालात जैसे भी हो कभी उम्मीद मत छोड़ना। अपना जिन कहता है ये उम्मीद क्या होता है। ऑफिसर कहता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता उम्मीद क्या होता है। जहाँ तभी वो बंदा जिन को अमागी से मिलाता है जिसके आधे चेहरे पे पट्टी लगी हुई थी, जिसे देखकर जिन भागता हुआ जाकर उससे गले मिल लेता है। वेल आगे इधर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसने आसपास का मॉल पूरा जला दिया था कि तभी हेतानी उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें अगर ढंग से काम ही करना है तो मेरे साथ क्यों नहीं कर लेते। वहीं इधर कियो का न्यूज देखता है जहाँ बताया जाता है कि 10 से ज्यादा लोगों को जला दिया गया है और ये सब देख के वो समझ चुका था कि जिन भी नहीं रहा, ये सारी चीजें मुझे खुद करनी पड़ेगी। जहाँ वो कसम खाता है कि बचपन में लिया हुआ एलाइज ऑफ जस्टिस का सपना वो इस जवानी में पूरा करेगा। इधर हम कियोगा के दादा को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी वर्कर्स से उनकी कंपनी का रिकॉर्ड ले रहे थे। बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने इस बार भी बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया। जहाँ अमागी के ग्रैंडफादर अपने पीए से पूछते हैं कि मेरे अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट का क्या हाल है। जहाँ उनका पीए बताता है कि प्लान रेडी होकर आपको जल्द ही मिल जाएगा, बस हमें वहाँ के लोगों को थोड़ा हटाना होगा। आगे इधर कोनोहा अपनी मदर के साथ गरीबों में खाना बांटती है कि तभी वो देखते हैं कि एक दूसरे का खाना गिराने के कारण 2 गरीब लड़ने लग गए। जहाँ तभी एक आदमी उनको कहता है कि अरे मैडम आप हमें खाना दीजिए, इनका तो रोज का है, थोड़ी देर बाद खुद चुप हो जाएंगे। लेकिन लड़ाई इनकी आगे संभल नहीं रही थी, जिस वजह से कोनोहा को खुद लड़ाई के बीच आना पड़ता है। उसके साथ साथ उसकी मम्मी भी उनकी लड़ाई रोकना चाहती थी, लेकिन इन दोनों की भी कोई बस की नहीं होती, जिस वजह से कोनोहा वहाँ पे तेज की चिल्लाती है और तभी वहाँ पे एंट्री होती है अपने प्रोटैगनिस्ट की। तो देखो टाइमलाइन काफी आगे आ चुकी है जहाँ अपना हीरो बहुत बड़ा हो चुका है और वो आके इन दोनों की लड़ाई रुकवाता है। वो कहता है कि तुम लोग खाने के चक्कर में लड़ रहे हो, आगे इतना खाना और बचा हुआ है, आगे जाके और ले लो ना, क्यों लोगों को परेशान कर रहे हो। वो ही समझा ही रहा था कि तभी ऊपर से इसके कुछ 3-4 दोस्त इसको बुलाते हैं। जहाँ अपने दोस्तों को देखकर हीरो फिर उनकी ओर जाने लगता है। जहाँ तभी कोनोहा नोटिस करती है कि इसके हाथों पर वही रिंग का निशान है जो कि जिन के था और समझ चुकी थी कि ये तो अपना जिन ही है। वो जाकर जिन को रुकने को कहती है। जिन इसको कहता है कि कोनोहा तुम अच्छा काम कर रही हो, ऐसे ही आगे बढ़ती रहना। आगे अपना जिन चला गया था और तभी कोनोहा की मम्मी उससे पूछती है कि तो वही लड़का है ना जो तुम्हारे भाई के साथ बचपन में खेला करता था। जहाँ ये लड़की कहती है कि हाँ मम्मा, हम लोग एलाइज ऑफ जस्टिस में थे, हम लोग लोगों की पहले भी हेल्प करते थे और आज भी हेल्प करते हैं। मुझे खुशी है कि जिन अपना वादा कभी भूला नहीं। उनकी बात खत्म ही हुई थी कि तभी कोनोहा की मदर एक आदमी को देखती है। दरअसल ये आदमी इनके दादा का भेजा हुआ था जो बताता है कि कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आज आप सभी को पार्टी में आना होगा और कोशिश करना है कि आप कोनोहा को अपने साथ लेकर आए। इधर हम इसी पर्सन को देखते हैं जो कि अपने बाकी साइंटिस्ट के साथ इस प्लेयर पर रिसर्च कर रहा था, लेकिन ये बाकी प्लेयर्स की तरह एज अ फ्लॉप एक्सपेरिमेंट निकलता है। ये फिर अपने साइंटिस्ट से पूछता है कि काजाकी का डीएनए हमने लिया तो था, उसके बावजूद भी हमें अच्छे प्लेयर्स क्यों नहीं मिल रहे। साइंटिस्ट बताते हैं कि ये सब क्लोन डीएनए थे, आपको ओरिजिनल डीएनए ढूंढ के लाना होगा। आगे हमें दिखाया जाता है कि अमागी और जिन की अब अपनी खुद की बेकरी शॉप है। जहाँ घर आके अपना जिन अमागी को बताता है कि मैं आज उस लड़की से मिला जिसके साथ बचपन में मैं खेलता था, आज भी वो भलाई का काम कर रही है और ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। जहाँ तभी अमागी कहती है कि चलो वो तो कर रही है, तुमने तो ये काम ही करना छोड़ दिया। और तभी उसको चिढ़ाने लगता है कि मैं आज भी काम कर रहा हूँ आपके साथ रह करके। वहीं इधर हमें रात की पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ तभी प्रेजेंटर उन सभी को उनके करंट हाई स्कूल स्टूडेंट से मिलाती है और वो पहला अनाउंसमेंट करती है कुगा अमागी से। जहाँ आकर अपने कुगा से पूछती है कि आप बताइए आपका भविष्य का क्या प्लान है। कुगा बताता है कि जैसा कि आप सभी को पता ही है, हाल फिलहाल में कुछ ज्यादा मर्डर्स बढ़ रहे हैं और मेरा बस एक ही मिशन है कि जो भी ये सब गलत कर रहा है उसको पकड़कर सलाखों के पीछे भेजा जाए। तो आप सभी को इन हाल फिलहाल में हुए मर्डर्स के बारे में कोई भी जानकारी बताए तो प्लीज मुझे जरूर बताना। ये सब सुन के एंकर का थोड़ा वियर्ड फील होता है और वो कहती है कि ये सब तो पता है हमें, अच्छी बात है, आपका सारा काम है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि असल में आप क्या करना चाहते हैं। जहाँ अपना कुगा कहता है कि उसको एलाइज ऑफ जस्टिस बनना है और ये सब सुन के भाई वहाँ के जितने लोग थे वो सभी उसके ऊपर हंसने लगते हैं। वहीं इधर पार्टी में कोनोहा भी मौजूद थी जिसको उसके दादा की आवाज आती है और आवाज सुनते ही बेचारी बहुत घबरा जाती है, जैसे मानो कि उसके दादा ने उस पर बहुत टॉर्चर किया हो और उसका दादा फिर बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। इधर पार्टी के पार्किंग लॉट में कुगा और कोनोहा वहाँ बैठे हुए थे। जहाँ कोनोहा अपने भाई को बताती है कि तुम्हें पता है आज मैं जिन से मिली और जिन बदला नहीं है, वो बचपन में जैसा था आज भी वैसा ही है। ये बात सुन के कुगा को बहुत खुशी मिलती है, मानो आज उसका बहुत लकी डे हो। तभी एक वैन में 2 लड़के आते हैं और कहते हैं कि अपना मिशन शुरू नहीं करना। तो वेल दोस्तों, इनका पेट्रोलियम ट्रक है जिसके अंदर बैठकर जहाँ पे भी कुछ गलत हो रहा है ये वहाँ जाकर परेशानी ठीक करेंगे। ये काफी हाईटेक और एडवांस ट्रक है जिसको इन दोनों लड़कों ने मिलकर बनाया है, जिनमें से एक फिर तभी बताता है कि 13वें डिस्ट्रिक्ट में आग लगी हुई है
और ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये लोग उसी जगह जाएंगे। इधर तभी कुगा अपने मुंह पे एक जेल लगाने लगता है। उसकी बहन पूछती है कि ये किस तरह का जेल है। कुगा बताता है कि ये जेल फायर प्रोटेक्शन जेल है, इससे मेरी शक्ल नहीं जलेगी। तभी उसकी बहन कहती है कि हो सकता है जहाँ आग लगी हो वहाँ मासूम लोग भी हो। कुगा बोलता है तो उसके लिए फायर फाइटर्स वाले हैं ना, मेरा बस ये काम है कि मैं वहाँ जाकर उस आदमी को रोकूंगा। इधर हम आग का सीन देखते हैं जहाँ से एक आदमी कूद कर जमीन पर आता है और कहता है कि मुझे बस तुम्हारी ही स्मेल आ रही थी। और उसके सामने ऑफ कोर्स अपना प्रोटैगनिस्ट जिन खड़ा था। जहाँ तभी ये बंदा अपने जिन को उठाकर दूसरी बिल्डिंग में पटकता है। वहीं इधर कुगा और उसके दोस्त भी ट्रक लेकर यहाँ आ चुके थे और इधर ये जो मॉन्स्टर होता है ये अपने आप को अल्टीमेट फॉर्म में ले आया था और तभी वो अपने जिन के ऊपर अटैक करता है। अपना जिन उसका वार तो डॉज कर लेता है। जहाँ तभी ये मॉन्स्टर कहता है कि तुम हम जैसे क्यों स्मेल कर रहे हो, क्या तुम हम में से एक हो। इधर कुगा भी अपनी बहन को कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा हमने पहले किया था तुम्हें वैसे ही करना है, याद रखो हम लोग एलाइज ऑफ जस्टिस हैं। और ये बोलकर अपना भाई निकल जाता है। आगे हम देखते हैं कि कुगा एक बिल्डिंग में पहुंच चुका है जहां उसने एक गैजेट के थ्रू वहां का सारा धुआं एब्जॉर्ब करा लिया है। वहीं इधर हम कुगा की बहन को भी देखते हैं जो कि पास वाली बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पर है। आग की लपटें देखकर कुगा जैसे ही उसके पास जाता है उसकी मुलाकात जिन से होती है जो बहुत ही बुरी हालत में था। एक दूसरे को देखकर दोनों खुश होते हैं। जहाँ फिर कुगा अपने स्प्रे की मदद से उसको वहाँ से बाहर निकालता है। जहाँ कुगा स्प्रे के बारे में बताता है कि इतना पावरफुल स्प्रे है जो कि आग को हटा देता है। तभी जिन की नजर उधर एक फैमिली पर जाती है। इधर जिन आगे जाते ही उन बच्चों की मम्मी को बचाने की कोशिश करता है। जहाँ उसका दोस्त कुगा बताता है कि अगर हमने इनकी माँ को बचाया तो हम दोनों से हाथ खो बैठेंगे। जहाँ जिन कहता है कि मुझ पे भरोसा रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। इधर वो फिर अपनी बहन को ऑर्डर देता है कि प्लान बदल चुके हैं, जिम मेरे साथ है और अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन बन चुका है, तो जैसा मैंने बोला तुम्हें वैसा ही करना होगा। जहाँ ऑर्डर्स का पालन करते हुए कोनाहा दो बिल्डिंग के बीच की एक रोप बनाती है। इधर तभी जिन उन सभी को एक बेड के ऊपर डालता है और आसपास काफी सारे तकिया और गद्दे रख देता है। कुगा उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये तो पागलपन है। जहाँ अपना जिन भाई उन सभी को बेड के साथ चौथे फ्लोर से फेंक देता है और उनके साथ भी फिर वहीं से कूद पड़ा था। ये सब देखकर जलने के कारण बिल्डिंग अब टूटने लगती है। जहाँ कुगा वक्त के साथ कोनाहा के बनाई हुई रोप से दूसरी बिल्डिंग की ओर जाता है, लेकिन बदकिस्मती इतनी थी कि उस तरफ से वो रस्सी टूट जाती है जिस कारण ये बंदा डायरेक्ट नीचे गिरता है। लेकिन खुशकिस्मती थी कि दूसरे फ्लोर पे गिर चुका था और इसकी मुलाकात फायर फाइटर से होती है और वो उनसे मदद मांगता है कि आपको मेरे साथ चलना होगा। वहीं दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि अपने प्रोटैगनिस्ट ने स्प्रे की मदद से वहाँ की आग बुझा दी है और ये बंदा अब उससे वापस लड़ने को तैयार बैठा है। वहीं इधर हम देखते हैं कि कुगा फायर फाइटर्स के साथ मिलके उन बच्चों को ढूंढता है और उसके बाद खुशी मिलती है कि फाइनली वो पूरी फैमिली सेफ हो रखी है। इधर फिर वो और फायर फाइटर्स के साथ मिलके वो लोग बाहर की ओर जाते हैं। सारे न्यूज मीडिया इस चीज को कवर करने लगते हैं और अपना भाई बहुत फेमस होने लगता है। इधर ट्रक के अंदर बैठ करके उसके सारे दोस्त बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे इस बात को। वही सब देखकर कोनाहा ट्रक से बाहर निकल जाती है। इधर अपने प्रोटैगनिस्ट की पिटाई होती है। जहाँ तब ये मॉन्स्टर उसको कहता है कि तुमने मुझे जो भी घाव दिए वो मेरे भर चुके हैं, क्योंकि जब भी मैं आग के बीचों बीच रहता हूँ मेरे घाव ऑटोमेटिकली भरने लगते हैं। जहाँ तभी फिर अपने प्रोटैगनिस्ट की पिटाई लेता है, उसके कपड़े फाड़ देता है और कहता है कि इंसान इस लायक नहीं है, उनको किसने हक दे दिया हमें कंट्रोल करने का। और गुस्से गुस्से में वो अपने जिन के बीच में छेद कर देता है। जहाँ तभी उसको सडन फीलिंग आती है कि अपना हीरो वहाँ पे ट्रांसफॉर्म होने लगा है और उसके हाथ को उसकी बॉडी धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर रही थी। और तभी उसको पता चलता है कि वो भी उसी के जैसा है और वो पूरा बदल चुका है। और जिसे देखकर वो कहता है कि अच्छा तो तुम ही चरिज्मा हो। ये बोलकर वो कहता है कि मुझे पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो और तभी अपना प्रोटैगनिस्ट उसका एक हाथ वही काट देता है। ये सब देखकर ये बंदा थोड़ा पीछे होता है और अपने मुंह से काफी सारी फ्लेम थ्रोअर्स निकालता है और बस फिर अपना हीरो मौके का फायदा उठा के उसके मुंह में वो स्प्रे मार देता है। स्प्रे पड़ते ही वो बंदा थोड़ा कमजोर होता है जिस वजह से वो आग के थ्रू अपने आप को हील करने की कोशिश करता है और ये सब देखकर अपना जिन गुस्से में उसका दिल ही काट देता है। वो वहाँ मर चुका था। फिर बाद में अपना जिन नॉर्मल हो जाता है। जहाँ इधर अपना प्रोटैगनिस्ट बेहोश हो चुका था और उसकी ये हालत देखकर कोनाहा उसके पास जाने की कोशिश करती है। नीचे उसको फिर प्रोटैगनिस्ट के ग्रैंडफादर का एक पेंडेंट मिलता है और फायर फाइटर्स उसको कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। वो बताती है कि इसका दोस्त वहाँ पे उधर फंसा हुआ है। वेल फायर फाइटर्स आगे बताते हैं कि इस लड़के को तो हार्ट अटैक आया है, जल्दी एम्बुलेंस बुलाई जाए। इधर कुछ वक्त बाद ही कुगा के दादा उसको डांटते हैं कि उसको ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। वहीं चेयरमैन उसके दादा को कहता है कि बस करो, लड़का ही तो है और कितना डांटोगे इसको। इधर कोना अभी अपनी मदर के पास आके रोती है कि जिन ने इतनी मेहनत करी है और आज उसके साथ ये हो रहा है। इधर ये सारी बातें चेयरमैन पीछे से सुन लेता है और उसको लगता है कि जिन वही तो नहीं जिसकी वो तलाश कर रहा है। तो वो अपने शक को पूरा करने के लिए उधर हॉस्पिटल जाता है और उसका शक सही निकलता है जब वो देखता है कि जिन तो वही लड़का है जिसको वो काफी समय से ढूंढ रहा है। वहीं इधर हम जिन को देखते हैं जिसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि अमागी को बिना कपड़ों के एक मॉन्स्टर ने पकड़ा हुआ है। इधर प्रोटैगनिस्ट को फिर अपने वही पल याद आते हैं जब आकिमी को जॉब चाहिए थी ताकि वो कुछ पैसे लेकर के अपने जिन को एक अच्छे स्कूल डाल सके। और अब ये सब हालात देखकर अपना प्रोटैगनिस्ट एकदम पागल हो चुका था। इधर हम अपने कुगा को देखते हैं जो कि अपना हैवी वर्कआउट करता है और हमें दिखाया आता है कि कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस
जिसमें उसके ग्रैंडफादर ने ये झूठ बोला कि ये लड़का शुरुआत से ही काफी ब्रेव है और सब चीज इसने करी, जबकि रियलिटी ये है कि एक्चुअली में उन सभी को अपने जिन ने बचाया। तो अगर जिन ना होता तो शायद इतने लोग आज नहीं बचते। तभी कुगा को अपने बचपन की एक याद फ्लैशबैक होती है, जब वो अपनी गाड़ी के अंदर अपनी बहन के साथ बैठा हुआ था। तभी वो देखता है कि एक चोर किसी का पर्स मार के आगे भाग रहा था। जहाँ उसके बोलते ही चोर के सामने कुगा की गाड़ी रुकाई जाती है और वो चोर को समझाता है कि ऐसा मत करो, तुम एकदम गलत कर रहे हो। जहाँ तभी वो लोग पहली बार जिन से मिले थे, जब जिन ने उस चोर को मारा था और वो पर्स उस बूढ़े को वापस लौटाया। जहाँ उस वक्त जिन ने उस बूढ़े के पर्स के बदले उससे 10,000 रुपए मांगे थे और उसका मानना यही था कि एक्चुअली में हीरो जिन है वो नहीं। इधर जिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था और वो उससे कहता है कि तूने आकिमी को क्यों पकड़ा है। जहाँ ये मॉन्स्टर बताता है कि ये मेरा खाना है और मैं इसको खा के रहूंगा। वह इधर चेयरपर्सन और उसके साइंटिस्ट बताते हैं कि जिन अब जाग चुका है। भाई इधर हम देखते हैं कि अपना जिन बहुत गुस्से में ट्रांसफॉर्म होता है और उसको दूसरे हॉल में फेंक के मारता है। इधर हॉल में जिन को देखकर चेयरमैन एकदम हैरान हो जाते हैं और फिर वो अपने साइंटिस्ट से पूछते हैं कि बाकी लोगों की बॉडी तो अलग है, इसकी बॉडी व्हाइट क्यों है। साइंटिस्ट बताते हैं कि उसकी व्हाइट बॉडी की वजह यही है कि अभी तक फुल्ली ग्रो नहीं हुआ है, लेकिन अब तक के प्लेयर्स और मॉन्स्टर्स में ये सबसे ताकतवर है और शायद काफी अलग भी। तभी हम देखते हैं कि जो दूसरा मॉन्स्टर था उसने जिन पे हमला कर दिया है। इधर साइंटिस्ट देखते हैं कि इतने पंचेस के बाद ही जिन को काफी ज्यादा चोट पहुंच चुकी है और शायद ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसकी बॉडी अभी फुली डेवलप नहीं हुई। इधर हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर लगातार जिन की पिटाई कर रहा था और फिर अपना भाई थोड़ा दूर खड़ा होता है और कहता है कि अब मेरी बारी, और भाई उसके एक ही पंच में ये मॉन्स्टर वहीं खत्म हो जाता है। इधर चेयरमैन ये सब देखकर हैरान थे और वो समझ जाते हैं कि भले ही ये अभी फुली ग्रो नहीं हुआ है, लेकिन इसकी ताकत बाकी लोगों से कहीं ज्यादा है। वही इधर अपना प्रोटैगनिस्ट भी अपने आप को शीशे में देखता है और उसको रियलाइज होता है कि अच्छा तो मैं ऐसा दिखता हूँ जब मैं पूरा ग्रो हो जाता हूँ। इधर साइंटिस्ट बताते हैं कि जिन की पावर बहुत तेजी में कम हो रही है, अगर अभी कुछ ना करा गया तो जिन की हालत भी इस मॉन्स्टर की तरह हो जाएगी। और तभी भाई अपना जिन शीशा तोड़कर इन सभी के सामने आता है। जहाँ तभी जिन कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आंट को मारने की। तभी जिन को आकिमी की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़ के एकदम हैरान था कि आकिमी उसकी ओर ही आ रही है। इधर साइंटिस्ट चेयरपर्सन से कहता है कि बहुत तेजी में इस जिन की पावर गिर रही है। इधर हमें दिखाया आता है कि चेयरपर्सन और साइंटिस्टों ने मिलकर के जिनके दादा को लाइफ सपोर्ट पे जिंदा रखा हुआ है और वो लोग बात करते हैं कि अभी इसको किसी ओपोनेंट से ना लड़ाया गया तो ये वहीं खत्म हो जाएगा। इधर साइंटिस्ट कहते हैं कि हमें आकिमी से इनको लड़ाना होगा, क्योंकि जब तक ये आकिमी नाम की लड़की इसके पास रहेगी तो लगातार इसकी ताकतें गिरती रहेगी। चेयरपर्सन कहता है कि कभी भी इससे नहीं लड़ेगा क्योंकि ये इसकी आंट है। वही जिन कहता है कि आखिर तुमने आकिमी के साथ क्या किया है, क्या तुमने भी इसको मॉन्स्टर बना दिया। तभी आकिमी उसकी बाहों में आकर गिर जाती है और अपना जिन उन सभी से कहता है कि प्लीज आकिमी को वापस ठीक कर दो, लेकिन उसके बजाय वहाँ चेयरपर्सन का बॉडीगार्ड 3 बुलेट्स में आकिमी को वहीं खत्म कर देता है। ये देखकर साइंटिस्ट बहुत खुश होता है कि अब इसकी पावर मेंटेन होगी। वही अपना जिन भी गुस्से में चेयरपर्सन के बॉडीगार्ड के पास आकर उसका कॉलर पकड़ के कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आंट को मारने की। और जब तक वो और कुछ बोल पाता बेचारा बेहोश होकर अपने आप ही नीचे गिर पड़ता है। इधर हम कुआ के स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ उसकी बात बाकी लोगों की तरफ फैल चुकी थी। जहाँ कुआ की वो बात फैल चुकी थी तो कुछ लड़कियां उसका ऑटोग्राफ लेने आई थी। कुआ कहता है कि वो अभी बिजी है तो वो ऑटोग्राफ नहीं मिला सकता, लेकिन वो हाथ जरूर मिला सकता है। जहाँ ये मायू नाम की लड़की भी शर्मा के अपने कुआ से हाथ मिलाती है। इधर तभी कुआ आराम से टीवी में अपना शो देख रहा था। जहाँ तभी उसकी बहन भागते हुए उसके पास आती है। वो आकर कहती है कि ये जिनका लॉकेट वहाँ पड़ा हुआ था तो मैं चाहती हूँ भैया कि आप उसको दे देना। कुआ कहता है कि मुझे सच में नहीं पता कि अभी फिलहाल जिन कहाँ पर है। आगे वो कहता है कि उनके दादा कितने बुरे हैं, असल में जिन ही था जिसने उस फैमिली को बचाया था, लेकिन दादा ने अपने पैसों के चलते मेरा नाम उछाला, जिस वजह से उनकी कंपनी को फायदा हो रहा है। कोना कहती है कि हमारे दादा शुरू से ही ऐसे हैं, वो जब देखो पैसे और बिजनेस के बारे में ही सोचते हैं। तभी कुआ कहता है कि मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं लोगों की मदद करूँ। कोना कहती है कि भैया वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि आप भी चाहते हो कि आपको लोग पहचाने, वरना आप सिर्फ लोगों को खुश रखने के लिए ही उनकी मदद नहीं करते। ये बात सुन के भाई ये बंदा अपनी बहन के ऊपर चिल्लाता है। जहाँ फिर वो आखिर उससे गले लगा के कहता है कि तुम्हारी बात 100% सच है। बचपन से मैं देखता आया हूँ कि हमेशा जिन ने ही सबको बचाया है और मैं पीछे खड़ा खड़ा बस देखता रहा हूँ। इधर हम चेयरपर्सन और अपने प्रोटैगनिस्ट के जेल का सीन देखते हैं, जहाँ जिन कहता है कि तुमने आकिमी के साथ क्या करा, याद रखना मैं छूटते ही तुम्हें मार दूंगा। जब तक वो और आगे कुछ बोल पाता तभी चेयरपर्सन का बॉडीगार्ड आकर उसको इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। आगे ये आदमी उसको टनल में लेकर जाता है और कहता है कि वही जगह है जहाँ पे कुछ साल पहले कुछ मॉन्स्टर्स भागे थे। आगे वो लोग एक पॉड के थ्रू अपने प्रोटैगनिस्ट को एक अंडरग्राउंड जगह लेकर जाते हैं और फिर वो लोग कहते हैं कि इस जगह को लॉस्ट लैंड भी कहा जाता है और यहाँ पर तुम्हारे और तुम्हारे दादा के कुछ सीक्रेट राज दफन है। जिन हैरान हो जाता है और तभी इससे पूछता है कि जरा मुझे बताओ किस तरह के राज है वो। आगे बंदा बताता है कि मेरा नाम मित्सुकाई है और मेरा एक ही लक्ष्य है कि जितने लोग भागे थे उन सभी मॉन्स्टर्स को उसको मारना है। वेल आगे वो लोग उसको एक रिंग दिखाते हैं और कहते हैं कि यही है रिंग ऑफ एक्सपोजर, यही तुम्हारे हाथ में है जिसकी मदद से तुम क्या कोई भी आदमी एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इस जगह पर ही हमने तुम जैसे मॉन्स्टर्स बनाए हैं और तुम
जैसे मॉन्स्टर का यही जन्म हुआ है। तभी जिन कहता है तो इसका मतलब यही है कि मेरे दादा की मौत का तुमसे कोई कनेक्शन है। ये बंदा कहता है कि तुम्हें जो समझना है वो समझ सकते हो, लेकिन याद रखो तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद बची हो बाकी मॉन्स्टर्स को खत्म करने की। इधर जिन कहता है कि सोचना भी मत, मैं कभी तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, उल्टा मैं अभी यही ट्रांसफॉर्म होकर तुम सभी को मार देता हूँ। ये बोलते ही अपना जिन ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, लेकिन चाहते हुए भी बेचारा कुछ नहीं कर पाता और उसके फिर दिल में दर्द होने लगता है तो वो वहीं नीचे गिर जाता है। चेयरमैन समझ चुका था कि इस रिंग के कारण ही अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, तो वो उसको और अंडरग्राउंड लेकर जाते हैं। वो लोग उसको उस अरीना में लेके जाते हैं जहाँ बाकी प्लेयर्स पे पैसे लगाए जाते थे। वो बताते हैं कि इन्हीं पैसों के कारण आज अमागी कॉर्पोरेशन इतनी बड़ी बनी है, और जब से वो बाकी मॉन्स्टर्स भागे हैं तब से मैं और तुम्हारे ग्रैंडफादर इस चीज में लगे हुए थे कि हम लोग एक पावरफुल प्लेयर बनाएंगे जो उन सभी को खत्म कर सकेगा, और वो पावरफुल प्लेयर तुम ही हो जिन, और तुम्हें ही कुछ करना होगा। इधर तभी जिन कहता है तो इसका मतलब यही है कि तुमने और ग्रैंडपा ने मिलकर मुझे बनाया है। वो कहते हैं कि हाँ हम दोनों ने मिलकर बनाया, लेकिन आखिर में तुम्हारे ग्रैंडपा का प्लान बदल जाता है और वो चाहते थे कि वो तुम्हें एक आम इंसान की तरह पाले, जिस वजह से उन्होंने प्लान ड्रॉप करा और तुम्हें लेकर के आगे भाग गए। और यही तुम्हारी डेस्टिनेशन है बेटे, तुम्हें ना चाहते हुए भी यहीं पे आना पड़ा और तुम्हें सारे मॉन्स्टर्स को अब मारना होगा। अगर तुमने नहीं मारा तो हो सकता है कल को कोई मॉन्स्टर तुम्हारे किसी अपने को मार दे। इधर तभी अपना जिन कहता है कि लेकिन तुम लोगों ने आकिमी को तो मार ही दिया। वो फिर उसको आकिमी के पास लेके जाते हैं और बताते हैं कि वो बस हमारा एक प्लेयर था, तुम्हारी आकिमी आज भी जिंदा है, लेकिन याद रखो तुम अब जिन नहीं तुम जेट हो, और तुम्हें अब आकिमी के पास ज्यादा नहीं रहना है, क्योंकि तुम जिस भी इंसान के पास रहोगे बाकी प्लेयर्स लड़ने के लिए तुम्हारे पास जरूर आएंगे, और ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हारे आसपास के लोगों पर भी हमला करेंगे। या फिर वो लोग कहते हैं उसको कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम अपने दादा की बात मान के एक आम इंसान की जिंदगी जियो, या तो मेरी बात मान के तुम्हें जेड बनना होगा और बाकी सारे प्लेयर्स को मारना होगा। तभी जिन उनसे पूछता है कि क्या इस दौरान मैं लोगों को बचा पाऊंगा। चेयरपर्सन बोलता है कि हाँ तुम लोगों को बचा पाओगे, लेकिन अभी तुम्हारे पास ताकतें बहुत कम है, तो तुम्हें और प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की जरूरत है। तभी जिन कहता है कि अच्छा ठीक है, मेरी दो शर्तें हैं जो आपको माननी पड़ेगी। एक कि तुम्हें आकिमी का चेहरा ठीक करना पड़ेगा, और दूसरा उनका एक बच्चा है जिसको ढूंढ कर तुम्हें लाना ही होगा। चेयरपर्सन कहता है कि ठीक है, तुम जो बोलोगे और हमसे जो बन पड़ेगा हम वो जरूर करेंगे। इधर हम देखते हैं कि हैतानी हाल ही में उसी जगह पहुंच चुका था जिस जगह अपने प्रोटैगनिस्ट को एक्सपोजर मिला। आगे हम एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को देखते हैं जो कि एकदम हैरान हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने एक हाथ देख लिया था जिसका एंड का हिस्सा एकदम मिट्टी से भर चुका था। जहाँ ये ऑफिसर और इसका कलीग यही सोचते हैं कि पक्का इसके पीछे सैंड मॉन्स्टर ही होगा। सैंड मॉन्स्टर बहुत पहले देखा गया था और आज तक उसका नाम इतना किसी ने सुना नहीं था। इधर हम इस ऑफिसर को देखते हैं जिसने अपने प्रोटैगनिस्ट को जेल में रखा हुआ था, और कहता है कि बच्चे तुम अब कब सुधरोगे। वो कहता है कि मैं बच्चा नहीं रहा, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। आगे ये ऑफिसर कहता है कि तुम्हें बिना मेरी परमिशन के किसी को भी हॉस्पिटल नहीं छोड़ना चाहिए। वेल इधर हमें दिखाया आता है कि यहाँ पे ये आदमी बहुत खुश हो रखा था क्योंकि जिन ने इसकी जान बचाई थी, तो जिन डायरेक्टली उसके पास जाकर 10,000 रुपए मांगता है। जहाँ तभी ऑफिसर उसका कॉलर पकड़ के खींच कर बाहर आता है और कहता है कि तुम्हें कितनी बार बोला है जब भी किसी की हेल्प करो तो उससे पैसे मत मांगा करो। हीरो कहता है कि ये तो बस मेरा तरीका है पैसे कमाने का, इसमें गलत क्या है। ऑफिसर कहते हैं कि देखो अगर ऐसे ही करा तो तुम पे वायलेशन का चार्ज लग सकता है, और फिर एक बार चार्ज लग गया तो तुम फिर डायरेक्ट जुडिशरी हॉल जाओगे, और तुम्हें अगर पैसे कमाने हैं तो बहुत सारे तरीके हैं, किसी एक प्रोफेशन को ज्वाइन करो ना। तभी जिन कहता है कि ऑफिसर मुझे एक बात बताइए, आपको मेरी इतनी चिंता क्यों होती है। ऑफिसर कहते हैं कि मैं नहीं देखूंगा तो कौन देखेगा, आफ्टर ऑल मैंने शुरुआत से ही तुम्हें देखा है, तुम्हारी बहुत बुरी लाइफ रही है और मेरा तो बस यही काम है कि मैं तुम्हें बाकी परेशानियों से दूर रखूं। तभी जिन कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरी इतनी टेक केयर करो, और जाने से पहले जिन ऑफिसर को वही बात बोलता है जो कि ऑफिसर ने जिन को कही थी जब वो छोटा था, और वो बात थी कि हमेशा अपना सर ऊपर रखना और कभी हार मत मानना। और वेल ये बोलकर अपना जिन वहाँ से चला जाता है। आगे हमें बस्ती के किसी कोने में दिखाया जाता है कि 3 प्लेयर मॉन्स्टर्स मिल करके एक मासूम इंसान को मिट्टी का बदल रहे हैं, और वो लोग गुस्से में उसको पूरा मिट्टी का बदल देते हैं। जहाँ ये सारी चीजें एक लड़की देख लेती है, और उन तीनों प्लेयर्स को शक हो जाता है कि उन तीनों को ही इस लड़की ने देख लिया है, जिनमें से एक उस लड़की को देखकर उसका पीछा करने चला जाता है। इधर ये लड़की भागते भागते जिन के रूम की ओर जाती है, वहीं इधर जिम के घर को और उसके आसपास के एरिया को कैमरे से मॉनिटर करा जा रहा था, और ये सारा काम चेयरपर्सन के आदमी ही कर रहे थे। तभी दूसरा बॉडीगार्ड आता है क्योंकि अब उसकी बारी थी, जहाँ वो दोनों ही देखते हैं कि एक लड़की भागते हुए जिन के कमरे में चली गई। इधर ये दोनों ही सोचते हैं कि खैर इतनी फ्रीडम तो हमें जिन को देनी ही चाहिए, आफ्टर ऑल वो हमारी सारी बातें मान रहा है, हमारे से इतना कोऑपरेट कर रहा है, और कितने साल हो गए जब से उसने चेयरमैन की बातें मानी है। 2 साल में लगातार हमने उस पर कितने सारे एक्सपेरिमेंट कर दिए, बाकी हमारा काम तो यही है कि उसके आसपास की निगरानी रखनी है। आगे वो लोग कैमरे की ओर दूसरा एरिया देखते हैं और उनको दिखाई देता है कि कोगा की मदर और उसकी बहन वहाँ पर चैरिटी का काम कर रहे हैं, जिनके लिए ऑब्वियसली इनके दादाजी ने मना किया था। इधर उसी जगह पर खाने की लाइन लगी हुई थी जहाँ वो लोग जिन को देखते हैं। उधर के लोग जिन को बुलाते हैं कि यहाँ आ जाए, यहाँ खाना मिल रहा है, लेकिन जिन उनको इग्नोर करता हुआ आगे चला जाता है। लोग यही सोचते हैं कि खैर छोड़ो, वो अपनी मस्ती में ही रहता है, लेकिन जो भी वो लड़का बहुत काम का है, कभी कभी हमारे बिना बताए हमारे लिए खाना ले आता है, और उसके आने के कारण ही
हमारे आसपास के जितने क्रिमिनल थे वो सब भी अब चले गए हैं। वहीं इधर कोना की मदर उसको कहती है कि तुम्हें जाके जिन से मिलना चाहिए। जहाँ तभी कोना जिन को आवाज लगाती है और जिन पीछे मुड़ के कोना को देखकर कहता है कि तुम वाकई में बहुत बढ़िया काम कर रही हो और मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही लोगों की मदद करती रहो। इधर कोना कहती है कि मुझे आकिमी की मदद से तुम्हारे बारे में पता चला कि कैसे तुम्हारे मम्मी पापा मिल चुके हैं और तुम अब उनके साथ रहते हो। ये सब सुन के भाई अपना जिन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अगली बार से इस बारे में दखल अंदाजी मत देना। और वेल ये सब इसने इसलिए किया था क्योंकि चेयरपर्सन ने इसको कहा था कि अगर तूने किसी भी इंसान से ज्यादा करीबी बनाई तो जिन प्लेयर्स को तुझे मारना है वो अल्टीमेटली तुम्हारे क्लोज वंस पे अटैक करेंगे। जहाँ आगे चल के वो अपने रूम में जाता है और वो देखता है कि एक लड़की वहाँ छुपी पड़ी है। इधर तभी अपना हीरो उसको लात मारता है और कहता है कि तुम जो भी हो मेरे घर से निकलो। वो लड़की पहले शर्माती है, उसके बाद वो एक्चुअल रीजन बताती है कि अगर मैं बाहर निकली तो वो लोग मुझे मार देंगे क्योंकि उन्होंने मेरी आंखों के सामने ही एक लड़के को मिट्टी का बना दिया। ये सुनते ही अपना जिन अब समझ चुका था कि मैटर थोड़ा सीरियस हो चुका है। वहीं इधर हम कुआ को देखते हैं जो अब बड़ा हो चुका है और उसके साथ ही उसको बताते हैं कि उन्होंने अब कितना हाईटेक गैजेट बनाया है। और वेल उनकी ज्यादा बातें कुआ को समझ नहीं आती तो वो बाहर आ जाता है और उसकी मुलाकात आयामी से होती है। जहाँ आयामी उसको बताता है कि पिछले 2 साल से कोई भी बड़ा केस सामने नहीं आया है, जहाँ सभी को यही लगता है कि तुम्हारी बदौलत ही सब लोग डर के बैठे हैं, लेकिन एक्चुअली में कारण ये है कि सबके पीछे जिन का हाथ है। आगे जिन बताता है कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी फील होती है क्योंकि मेरी खुद की बहन ने मुझे कहा था कि मैं ये सब लाइमलाइट के लिए करता हूँ। इधर आयामी कहता है कि तुम्हें इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, भूल गए कि तुम्हारे बचपन का सपना क्या था, तुम्हें सबको जस्टिस भी तो दिलाना है। जहाँ वो उसको बताता है कि अगर आपको सच में हीरो बनना है तो मैं बता दूं कि आपकी कंपनी के पास काफी सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पैसे पड़े हुए हैं जिनकी मदद से आप इजीली एक अच्छा सुपर हीरो कॉस्ट्यूम बना सकते हैं, बाकी आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और ये बोलकर ये बंदा वहाँ से चला जाता है और भाई उसकी बात सीरियसली लेकर अपना कुगा वहीं एक्सरसाइज करने लगता है। जहाँ उसकी वर्कआउट के दौरान ही उसकी बहन कोना आती है और कहती है कि आज वो जिन से मिली, लेकिन जिन काफी गुस्से में था और वो उसको लॉकेट भी नहीं दे पाई। वो और उदास इसलिए भी हुई क्योंकि जिन ने कहा था कि अगली बार से मुझसे मिलने की जरूरत नहीं। जहाँ कुगा कहता है कि ठीक है तुम भी उससे मत मिलना, और रही बात मेरी तो मैं आजकल बहुत बिजी हूँ जिस वजह से मैं उससे नहीं मिल सकता। इधर हम देखते हैं कि ये लड़की अपने प्रोटैगनिस्ट के साथ खाना खाती है, जहाँ हीरो उसकी बात से तंग आकर खाना खाने के बाद अपने कमरे से चला जाता है। ये लड़की भी फिर उसके पीछे जाती है, जहाँ आगे जाते इस लड़की को उसका बैग मिलता है और जैसे ही लड़की उस बैग के पास जाती है कि तभी ये तीनों लड़के वहाँ आ जाते हैं। जहाँ तभी लड़की अपनी जान बचाने के लिए बैग की मदद से उन पर हमला करती है, लेकिन वो तीनों ही लड़के उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ज्यादा आवाज मत करना वरना तुम्हें यही मार देंगे। और ये सारी चीजें चेयरपर्सन के वर्कर्स भी देख लेते हैं। जहाँ तभी वो लोग देखते हैं कि जिन भी वहाँ आ चुका है। जिन आके उन सभी से कहता है कि तुम उस लड़की को छोड़ दो और वही ये तीनों प्लेयर्स फैसला कर लेते हैं कि इस लड़की को भी हम लगे हाथ मार ही देंगे। इधर अपना प्रोटैगनिस्ट फिर इस लड़की से पूछता है कि अगर मैं तुम्हें बचाऊंगा तो तुम मुझे 10,000 रुपए दोगी, और फिर अपने प्रोटैगनिस्ट की ये डील सुन के वो लड़की एग्री कर लेती है। तभी उधर एक प्लेयर उसके पास आता है और कहता है कि तुम कैसे से हो, लोगों को बचाने के पैसे मांगते हो। जहाँ तभी हीरो मौका मिलते ही उन लोगों पे हमला कर देता है, जहाँ तभी जिनमें से एक उस लड़की को कैप्चर कर लेता है। इधर हम देखते हैं कि अपने हीरो ने एक प्लेयर को पीछे घेर दिया है। वहीं चेयरपर्सन के ये दोनों ही गार्ड सोचते हैं कि अब शायद जिन ट्रांसफॉर्म होने वाला है, तो वक्त रहते ही हमें इस लड़की को बेहोश करना होगा। जहाँ तभी ये बंदा भी अपने प्रोटैगनिस्ट को मारता है, जिस वजह से अपना जिन एकदम दूर जाके गिरता है और उसी बीच मौके का फायदा उठा के ये लोग ट्रैंकुलाइजर गन से उस लड़की को बेहोश कर देते हैं। और तभी इन तीनों में से एक बंदा वही ट्रांसफॉर्म होने लगता है। ये लोग उसको कहते भी कि मत ट्रांसफर हो वरना स्वीप वहाँ आ जाएगा। और इधर अपना जिन भी अब रेडी था अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जहाँ तभी ये बंदा अपने जिन को कहता है कि ट्रांसफॉर्म होने का कोई फायदा नहीं है, अगले 2 मिनट के मेहमान हो तुम। इधर लड़ाई के दौरान ही भाई ये बंदा अपने प्रोटैगनिस्ट को बहुत बुरा मारता है और वो पकड़ के अपने प्रोटैगनिस्ट को बस मिट्टी में बदलने ही वाला था कि तभी इसको रियलाइज होता है कि उसकी पावर 100% बढ़ चुकी है और अपना प्रोटैगनिस्ट फिर मौका मिलते ही डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन इस बार वो पूरे व्हाइट कलर में बदल चुका था और चेयरमैन भी फाइट देखने के लिए इधर मॉनिटर रूम में आ चुके थे और वो एकदम हैरान हो जाते हैं और वो देखते हैं कि इतनी जल्दी इतनी ग्रोथ कर रहा है, अगर ऐसे चलता रहा तो ये बहुत जल्द जेटमैन बन जाएगा। इधर अपना भाई भी अपनी पावर्स के थ्रू उस प्लेयर को बीच में से ही फाड़ देता है और रियलाइज करता है कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन उतना कुछ खास नहीं था। इधर चेयरपर्सन बस इसीलिए हैरान था कि इतना होने के बावजूद भी उसकी पावर इतनी कम नहीं हुई और वो रेड कलर में इवॉल्व नहीं हुआ, यानी कुछ ना कुछ तो परेशानी है। इधर हमें दिखाया जाता है कि इस मॉन्स्टर ने एम वक्त में ट्रांसफॉर्म होकर अपनी जान बचा ली थी कि तभी वो देखता है कि स्वीप उसके पास आ चुका है। इधर फिर स्वीप आके उसको कहता है कि तुम्हारा काम था कि तुम रूल्स मानोगे। जहाँ तभी ये कहता है कि मैं रूल्स क्यों मानूं, मैं आम इंसानों जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। और उसकी बात सुन के भाई ये स्वीपर जो है उसको वहीं जला देता है। इधर हम देखते हैं कि अपना प्रोटैगनिस्ट भी इस लड़की को लेकर अपने कमरे में आ चुका था। इधर तभी ये जो स्वीपर था ये भी अपने प्रोटैगनिस्ट के पीछे आ जाता है, जिसे देखकर चेयरमैन एकदम हैरान हो जाते हैं। जहाँ वही हटानी मौका मिलते ही चेयरपर्सन का कैमरा वहाँ से हटा देता है। जहाँ फिर स्वीपर अपने प्रोटैगनिस्ट से पूछता है कि तुम इंसान भी नहीं हो और प्लेयर भी नहीं हो, तुम एक्चुअली में क्या हो। जहाँ तभी हटानी वहाँ पर आता है और स्वीप को कहता है कि अगर तुमने इसको
मारा तो ये तुम्हारे रूल्स के अगेंस्ट जाएगा। और ये सुनते ही भाई ये बंदा तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है। इधर ये बंदा आकर कहता है कि अच्छा हुआ उसको रूल्स याद थे, वरना आज ही तुम खत्म हो जाते। तभी प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या तुम भी किसी तरह के प्लेयर मॉन्स्टर हो क्या। इधर ये बताता है कि इसको बिल्कुल पसंद नहीं जब कोई इसको मॉन्स्टर बोलता है। आगे वो बताता है कि उसने बहुत वक्त इंतजार करा कि कब अपना प्रोटैगनिस्ट बड़ा होगा, और तब वो कहता है कि मेरा एक सीक्रेट है जिस वजह से मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। और ये बोलकर बंदा वहाँ से चला जाता है। इधर उसके जाते ही अपना प्रोटैगनिस्ट उस लड़की को वहीं सुला देता है, और तभी चेयरपर्सन और उसके बाकी साथी उससे मिलने आते हैं। जहाँ चेयरपर्सन बताते हैं कि वो एक एंटिटी है जिसका काम है कि अगर कोई प्लेयर अपने ट्रू फॉर्म में आ जाए तो उसका काम होता है कि वो उसको एलिमिनेट करेगा। इधर जिन फिर दूसरे बंदे के बारे में भी बताता है और कहता है कि एक और उसके साथ आया था जिसकी बातें मुझे समझ नहीं आई। जहाँ उसकी ये बात सुनकर चेयरपर्सन थोड़ा सोच में आ जाते हैं। आगे हम कोना को देखते हैं जहाँ उसकी दोस्त उसको चिढ़ा रही थी कि आजकल तुम बहुत खुश सी रहती हो, क्या बात है, कोई लड़का पसंद आ गया क्या तुम्हें। और हाँ भाई, अपनी कोना अपने प्रोटैगनिस्ट जिन के प्यार में पड़ चुकी है। वहीं इधर हम दोस्तों हनाको नाम की इस लड़की को देखते हैं जो कि अब सो के उठ चुकी है और जिनके पास आकर कहती है कि उसको एक गिलास पानी चाहिए क्योंकि उसको अपनी दवाइयाँ खानी है। साथ ही साथ वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसका वॉशरूम भी यूज करना चाहती है क्योंकि काफी टाइम से वो नहाई नहीं। जहाँ अपना हीरो गुस्से में कहता है कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है, आज तुम्हें जो करना है वो कर लो, कल से तुम यहाँ पे नहीं रहोगी। इधर ये बात सुन के अपनी हनाको जो है इसके वॉशरूम में कपड़े बदल के नहाने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पे भाई अपना हीरो अचानक से आता है और ऊपर पे लगा कैमरा हटा देता है। जहाँ लड़की गुस्से में उसको कहती है कि बदतमीज, थोड़ी तो शर्म कर लेते। वहीं चेयरमैन के बॉडीगार्ड सोचते हैं कि ये हीरो बड़ा चालाक निकला। आगे फिर हमें कुगा और इसका पीए दिखाया जाता है और ये लोग किसी अननोन कबाड़े वाली जगह पर थे। इसका पीए बताता है कि एक ऐसी जगह है जिसके बारे में आपके ग्रैंडफादर को भी नहीं पता है। जहाँ अंदर जाते ही अमागी कॉर्पोरेशन ने उसके लिए एक बढ़िया सा सूट बनाया था जिसे देखकर सारे वर्कर्स कहते हैं कि बहुत हिडन हाई टेक्नोलॉजी वाला सूट है। ऑल्दो ये पूरा नहीं हुआ है लेकिन ये अमागी कॉर्पोरेशन का अब तक का बेस्ट प्रोडक्ट है। ये सब देख करके अपना कुगा गुस्से में आता है और कहता है कि बेस्ट कैसे हो सकता है, इसके पीछे केप कहाँ पर है और इसका कलर ब्लैक क्यों है, मुझे इसका कलर व्हाइट चाहिए और सर पे भी एक सिंबल होना चाहिए ताकि वो अल्फा को रिप्रेजेंट करे। और जाने से पहले उनको मोटिवेट करके कहता है कि तुम लोग ये सब कर सकते हो और प्लीज मुझे सर मत बुलाया करो, हम लोग आफ्टर ऑल एक ही टीम में हैं। जहाँ आगे चल के उसका पीए बताता है कि एक्चुअली में ये डिजाइन मैंने ही दिया था। जहाँ कुगा कहता है कि कोई नहीं, मुझे अपनी टीम पे पूरा भरोसा है। आगे ये बंदा बाहर रोड पे निकलता है कि तभी इसके सामने एक बढ़िया सी गाड़ी आती है। उस गाड़ी में से एक बूढ़ा आदमी निकल के कहता है कि तुम कुगा हो ना। हाँ मैं कुगा हूँ, वैसे आप हो कौन? तुम ऐसा समझ लो कि मैं तुम्हारा एक बहुत बड़ा फैन हूँ। देखो बच्चे, मैं तुम्हें अपना नाम तो नहीं बता सकता। अच्छा ऐसी बात है तो मैं भी आपको अपना नाम नहीं बता सकता, मैं आगे जा रहा हूँ। तभी ये बंदा कहता है कि देखो बच्चे, आज से 2-3 साल पहले मैंने तुम्हारे इंटरव्यू देखे थे जो कि मुझे कमाल के लगे और मैं रिसेंटली एक हीरो मूवी बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें हीरो का काम करो, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा कुछ टेस्ट लेना चाहता हूँ जिसको तुम मना नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो कोना है वो अपने स्विमिंग लेसन लेने टीचर के पास आई है, जहाँ टीचर काफी अग्रेसिवली इसको कहती है कि आज मैं तुम्हें स्विमिंग सिखा के रहूंगी। वहीं इधर ये बंदा इसको एक वीडियो दिखाता है जहाँ पे इसकी बहन के साथ टॉर्चर हो रहा था और ये सब देखकर ये बंदा अपनी बहन को कॉल करता है लेकिन कोई कॉल नहीं उठाता। ये बूढ़ा इसके सामने 2 ऑप्शन रखता है कि तुम इन दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हो, या तो तुम अपनी बहन को अभी बचा लो वरना तुम्हारे साइड में से तुम्हारी 3 बड़ी फैंस आ रही है, तुम उनको बचा लो। जहाँ काफी सोच विचार के बाद अपनी मजबूरी में अपने कुगा को अपनी बहन को चुनना पड़ता है और चुनने के तुरंत बाद ही हमें दिखाया जाता है कि इन तीनों लड़कियों की मौत हो चुकी है। इधर उसके बाद फिर कुगा भागते अपनी बहन के पास जाता है और अपनी बहन को सुरक्षित देकर उसके बाद खुशी मिलती है। इधर हम बार के अंदर इसी आदमी को देखते हैं जो कि अपने एजेंट को पैसे देता है और उसकी एजेंट कहती है कि बस हो गया, मैं ऐसे काम नहीं कर सकती। इधर बूढ़े के पीछे एक आदमी था जो कि उसको कहता है कि आपको इन बुरे प्लेयर्स को ठिकाने लगाना होगा, जिसे सुन बूढ़ा कहता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम अपनी प्रजाति के बारे में इतना गलत मत बोलो। इधर तभी ये बारटेंडर भी कहता है कि हमारा इवॉल्व ग्रुप बस यही चाहता है कि किसी को कुछ परेशानी ना हो और हर एक जान बहुत कीमती है। ये बूढ़ा कहता है कि अमागी फैमिली को भी परेशान नहीं करना। बारटेंडर कहता है कि हाँ, उनको भी परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। इधर कुगा सुबह सुबह उठता है और ये न्यूज देखता है कि कैसे 3 लड़कियों की मौत हो गई। जहाँ तभी उसको वापस इस बूढ़े का कॉल आता है और तुम उस टेस्ट में फेल हो गए। मैंने तुम्हें बताया भी था कि मैं तुम्हारा फैन हूँ, तो तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी बहन को मारूंगा। खैर एनीवेज, जो भी हो गया उन सबको छोड़ो, याद रखो मैंने तुम्हारे एक नया टेस्ट रेडी रखा है। इधर ये सारी बातें ये अपने पीए को बताता है, जहाँ इसका पीए कहता है कि हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कोई एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है। हाँ, बस हम यही पता लगा सकते हैं कि ये बंदा आपसे चाहता क्या है। जहाँ तभी उसकी बहन का उसको कॉल आता है, जहाँ वो कहती है कि मैं जिनसे मिलने जा रही हूँ, क्या आप मेरे साथ चलेंगे। ये बंदा गुस्से में इस पे चिल्लाता है और कहता है कि मेरे पास उसके लिए इतना टाइम नहीं है। इधर हमें ये 2 लड़के दिखाए आते हैं जिसके एक भाई को ऑब्वियसली अपने जिन ने मार दिया था। जहाँ ये लोग यही सोचते हैं कि कुछ लोगों को मारा जाए कि तभी वहाँ पे हतानी इनके पास आता है और कहते हैं कि हमारा जो ईवो ग्रुप है वो इंसानों से इतना प्यार कर बैठा है कि वो नरम हो चुका है, लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ईवो ग्रुप को इतना बड़ा बनाऊंगा कि वो पूरी दुनिया में राज करेगा। जहाँ तभी ये बंदा उन दोनों भाई को कहता है कि जिन को जाकर के तुम मार सकते हो और स्वीपर की टेंशन मत लेना, उसको मैं संभाल लूंगा। वहीं इधर हम इस बूढ़े को
देखते हैं जो कि हतानी को कहता है कि एक तरफ तुम कहते हो कि जिन को मत मारना और दूसरी तरफ तुमने उसी को मारने का ऑर्डर दे दिया। वाह। जहाँ उस बूढ़े को पता चल चुका था कि ये सब इसलिए कर रहा है ताकि ये अपने जिन की फुल पोटेंशियल को देख सके। वहीं इधर हम अपने प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं जिसको फ्रिज के अंदर कुछ खाने को नहीं मिलता क्योंकि सारा का सारा खाना हकानो ने खा लिया था। तो वो फिर उसको कहता है कि तुम यहीं पे रुको, मैं मार्केट से कुछ खाने को लेकर आता हूँ। तो ये लड़की भी घबरा जाती है और कहती है कि मैं अकेले नहीं रहूंगी, मुझे अपने साथ ही ले चलो। लेकिन बाहर निकलने के वक्त अपना भाई वो च्युइंगम छोड़ गया था जिससे उसको ताकत मिलती है। खैर आगे निकलते ही भाई कोना को दूर से ही अपना जिन मिलता है जो कि किसी लड़की के साथ था। तो वो शर्माते हुए पीछे मुड़ जाती है, लेकिन हीरो ने उसको देख लिया था। हीरो उसको कहता है कि मैं तुम्हें कितनी बार बोला है यहाँ आसपास मत आया करो। जहाँ तभी कोना कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी। हीरो उसको डांट धमका के कहता है कि अगली बार मेरे करीब भी मत आना, और ये बोल के वो आगे चला जाता है जहाँ फिर अपनी कोना वहीं रोने लगती है। इधर हानाको अपने जिन को डांटती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस लड़की की शक्ल पे दिख रहा था कि वो तुमसे कितना प्यार करती है। तभी भाई हीरो को कुछ फील होता है और उसको लग गया था कि खतरा आसपास ही है। जहाँ भागते कोना के पास जाता है और वो देखता है कि कोना का बस जूता ही पड़ा है। और इधर फिर वो उसको कहता है कि जिन या तो तुम मरोगे या तो वो लड़की मरेगी, क्योंकि मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो हमारी तरह होकर भी इंसानों का साथ देते हैं। और ये बोल के भाई ये बंदा वहीं इवॉल्व हो जाता है। इधर भाई हम कोना और उसकी दोस्त को देखते हैं जिनको बांध दिया गया था और उनके सामने एक मॉन्स्टर भी था ताकि वो उनको पहरा देता रहे। इधर कोना फिर अपनी चालाकी से अपना एक हाथ निकाल लेती है और फिर वो अपने भाई को कॉल मिलाती है। और इधर हम लोग कुगा को देखते हैं जो कि बहुत खुश था कि फाइनली उसकी टीम ने वो सूट रेडी कर दिया है। लेकिन तभी उसका बहन का कॉल आते ही वो एकदम हैरान हो जाता है और जब तक ये बेचारी उसको अपनी पूरी बातें बता पाती कि तभी वहाँ का एक बंदा आकर उससे फोन छीन लेता है। ये सब देखकर भाई ये बंदा तैयार था कि वो इस सूट को पहनेगा। ऑल्दो ये सूट पूरी तरह से रेडी नहीं था लेकिन तब भी बंदा ये रिस्क लेता है और फिर बस वो आयरन मैन की तरह अपना सूट पैक करके वहाँ से चला जाता है। और इधर भाई ये मॉन्स्टर्स अपने प्रोटैगनिस्ट को बहुत कुत्ते की तरह मारते हैं। इधर हीरो उसको कहता है कि चाहे कुछ हो जाए मैं तुमसे नहीं हार सकता क्योंकि तुम्हारे अलावा एक और को मानना है। जहाँ तब ये मॉन्स्टर कहता है कि अच्छा मेरे भाई की बात कर रहे हो, उसको तो मैंने लड़कियों के पास छोड़ा हुआ है और कहा है कि उनको मारियो मत, भले कुछ भी कर लियो। और भाई ये सब सुन के अपना प्रोटैगनिस्ट खड़ा होता है और कहता है कि तुम्हारी ये हिम्मत भी कैसे हुई। और बस फिर वो भाई अपना मॉन्स्टर पर अटैक करने की कोशिश करता है जहाँ मॉन्स्टर एक ही बारी में उसको पीछे फेंक देता है। इधर चेयरपर्सन और साइंटिस्ट दोनों ही देखते हैं कि कैसी लड़ाई चल रही है। वही गार्ड कहता है कि इसने अभी तक अपनी ट्रांसफॉर्मेशन गम क्यों नहीं खाई, कहीं ये घर पे ही तो नहीं भूल गया, मुझे जल्द से जाकर उसको गम देनी चाहिए। इधर चेयरपर्सन उसको रोकते हैं और कहते हैं कि मुझे लग रहा है जिन दूसरा तरीका इस्तेमाल करेगा और वो तरीका होगा कि खुद के दम पे अपनी पावर्स इवॉल्व करना। इधर ये मॉन्स्टर अपने जिन से कहता है कि भाई तुम अभी तक ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हुए, लगता है जब तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ना मारूं तब तक तुम ट्रांसफॉर्म नहीं होगे। खैर रुको अभी मैं अपने भाई से कनेक्ट करता हूँ। और ये बंदा अपने भाई को माइंडली उसको ऑर्डर देने लगता है कि तभी हीरो उठ करके उस पर डायरेक्ट हमला कर देता है। इधर हम देखते हैं कि ये बंदा कोना को परेशान कर रहा है और इसकी इतनी गंदी शक्ल देखकर कोना अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी ये बंदा कहता है कि तुम जरा आंखें खोल कर देखो कि तुम्हारी फैमिली ने हमारे साथ क्या किया। और फिर ये बंदा अपने शैतानी रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये चाहता था कि कोना को किस करे, लेकिन कोना ने आंख और मुंह दोनों बंद कर रखा था तो ये गुस्से में उसके नेक पे कट दे देता है। इधर हम देखते हैं कि ये सारी चीजें ये बूढ़ा देख रहा है और फिर ये अपने साइड में बैठे हुए लड़के को कहता है कि अगर चीजें कुछ ज्यादा ही बुरी हुई तो तुम्हें ही हेल्प करनी होगी। इधर हम देखते हैं कि जिन साइड में जो सरिया पड़ा हुआ था उसको निकाल करके इस पे हमला करता है और फिर वो वहाँ से भाग चला था। इधर ही मॉन्स्टर खड़ा होता है और कहता है कि अगली बार तो मुझे मिल गया, मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। इधर हम देखते हैं हानाको पूरे कमरे में अकेली पड़ी हुई है और उसको रियलाइज होता है कि एक अच्छी फैमिली क्या होती है। वो फील कर पा रही थी कि वो अपने जिन के साथ एकदम फैमिली की तरह रही और अब उसको उससे प्यार हो चुका है और वो नहीं चाहती कि वो ये जगह छोड़कर जाए। जहाँ तभी वो देखती है कि उसके बाथरूम के पास ये 3-4 कीड़े आ चुके हैं। इधर हम देखते हैं कि अपना प्रोटैगनिस्ट उस जगह चला गया था जहाँ कोना को पकड़ा हुआ था और वो देखते हैं कि आसपास तो अभी कोई मॉन्स्टर है ही नहीं। अपना हीरो फिर आगे जाकर के कोना का मुंह बंद करके कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूंगा। आगे लड़की कंफ्यूज होती है, इसको समझ नहीं आता कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर था वो कहाँ चला गया। इधर फिर अपना प्रोटैगनिस्ट ये सोचता है कि पहले वो कोना को बचाएगा और उसके बाद उसकी दोस्त को देखेगा। और जैसे ये उसको गोद में लेता है कि तभी पीछे से मॉन्स्टर इस पे हमला कर देता है। जहाँ तभी अपना प्रोटैगनिस्ट कोना को साइड में रखता है और डायरेक्टली जाकर उस मॉन्स्टर पे हमला कर देता है। लेकिन ट्रांसफॉर्म ना होने के कारण ये मॉन्स्टर उस पे बहुत हावी पड़ता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि इस मॉन्स्टर के ऊपर काफी सारी लेजर फायरिंग होती है जिस वजह से मॉन्स्टर मर जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं अपने कुगा ने किया था। जहाँ उसकी मुलाकात फिर जिन से होती है और वो दोनों बात करते हैं कि दोनों आज तक कभी बदले नहीं। इधर तभी ये बंदा अपनी बहन को स्कैन करता है और उसको पता चल जाता है कि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है तो वो जल्द से जल्द चाहता था कि उनकी टीम कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स भेजे। इधर कुगा के सारे साथी हैरान थे कि इतनी कैजुअलिटीज कैसे हो गई। जहाँ कुगा उनको समझाता है क्योंकि यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं। ये सब सुनते ही हर कोई वहाँ पे हैरान हो चुका था। जहाँ कुगा ये सब सोचता है कि हेलीकॉप्टर आने में अभी टाइम है तो मैं इनको अपने जेट पैक में ही बैठा देता हूँ। पीए उसकी बात से सहमत नहीं था। वो चाहता था कि अमा की फैमिली के दोनों बच्चे कुगा और कोना
जहाँ ये दोनों ही सेफ्टी के साथ सलामत वापस पहुंच जाए, क्योंकि बाकियों से इनको कोई मतलब नहीं। इधर अब अपना कूगा मुश्किल में पड़ चुका था, जहाँ ये बूढ़ा भी उसको कहता है कि ये तुम्हारा टेस्ट है, बताओ तुम क्या करोगे। इधर कूगा फिर अपना फाइनल डिसीजन लेता है, जहाँ वो अपने जेट पैक से इन दोनों लड़कियों को ही भेज देता है। और अब यहाँ पर बस कूगा और अपना प्रोटैगनिस्ट बचे थे, जहाँ अपना प्रोटैगनिस्ट कूगा को कहता है कि तुम आज भी नहीं बदले, तुम हमेशा सच्चाई के लिए खड़े रहते हो और थोड़ा कंफ्यूज भी रहते हो। इधर फिर अपना प्रोटैगनिस्ट कूगा को कहता है कि तुम अब यहाँ से जाओ, बाकी सारे लोगों को भी बचाना है। इधर कूगा उसकी बात मान के वहाँ से चला ही जाता है कि तभी वहाँ पर वो सभी लोग आते हैं जिनकी मदद अपने प्रोटैगनिस्ट ने कभी ना कभी की थी। वो आके कहते हैं कि तुम्हारा ये हाल किसने करा, बताओ, उसका नाम तो बताओ एक बार। प्रोटैगनिस्ट बताता है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। और तभी वो देखते हैं कि उनके आसपास काफी सारे कीड़े आ चुके हैं और इन सभी कीड़ों को ये बंदा नॉन स्टॉप निकाला जा रहा था। इधर यहाँ पे गार्ड चेयरमैन को कहते हैं कि अब ज्यादा वक्त नहीं है, हमें जाकर के जिन को ढूंढना होगा। चेयरमैन इससे एग्री नहीं करते, वो चाहते थे कि जिन खुद इस कंडीशन से बाहर निकले। इधर हम देखते हैं कि उन सभी आदमियों को कूगा ने बचा लिया है और वो उन सभी को वहाँ से भागने को कहता है। वही इधर हम देखते हैं कि जिन अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की पूरी कोशिशें कर रहा है, लेकिन उससे हो नहीं पा रहा है कि तभी वहाँ पे हतानी आता है और उसको देखकर वो उसको वहीं एक लात मारता है, जहाँ उसको बताता है कि मुझे पता है तुम नेचुरली तभी ट्रांसफर होते हो जब तुम्हें बहुत ज्यादा पिटाई पड़ती है। वैसे मेरा नाम सेजी है और मैं ईवो ग्रुप का टॉप लीडर हूँ। जहाँ तभी ये बंदा भाई वही रिंग ऑफ एक्सपोजर लाता है और लाते ही अपनी जिन की छाती में गाड़ देता है और वो 5-6 बार सेम चीज करता है और फाइनली वो कील वहाँ पे गड़ चुकी थी और फिर बंदा दूर से बैठकर बस अपने हीरो का ट्रांसफॉर्मेशन देखता है। और इस बार भाई रिंग के सपोर्ट से वो अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ चुका था, जहाँ इस बार वो पूरा रेड कलर का जेटमैन बन गया था और उससे इतनी ज्यादा पावर निकली कि आसपास की सिटीज भी अफेक्ट हुई थी। और इधर चेयरमैन भी हैरान हो जाते हैं और उनको समझ नहीं आता कि आखिर इतनी ज्यादा और इतनी जल्दी पावर्स जिनकी कैसे बढ़ गई। इधर इस बार ट्रांसफॉर्म होने के बाद अपना भाई खुद हैरान था कि वो ऐसे बदल चुका है। और उसके बाद ये दूसरा प्लेयर अपने प्रोटैगनिस्ट की बॉडी से निकलने वाली एनर्जीज को महसूस कर पा रहा था, तो वो तुरंत ही अपने प्रोटैगनिस्ट की ओर जाने लगता है, जहाँ तभी अपना कूगा उसके ऊपर हमला करता है। मॉन्स्टर देख के हैरान था कि कूगा ने उसके सारे कीड़े मार दिए और फिर वो उससे पूछता है कि मुझे बताओगे तुम कौन हो। अपना कूगा कहता है कि वो सच्चाई का रखवाला है और जो इंसानियत को खत्म करेगा वो सभी मेरे दुश्मन है। और खैर उसकी ज्यादा बड़बड़ सुन के ये मॉन्स्टर पक चुका था, जहाँ तभी वो बंदा अपने अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देखकर अपने कूगा भी डर चुका था। उसको उम्मीद नहीं थी कि इस धरती पे उसको ऐसी चीजें भी देखने को मिलेगी। तब ये मॉन्स्टर उसको कहता है कि तुम्हारा मेरा कोई मैच ही नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। कूगा उस पर फायरिंग भी करता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं था, जहाँ अपनी एडवांसमेंट के लिए वो अपनी तलवार निकाल लेता है और फिर मॉन्स्टर से पूछता है कि मुझे तुम्हारा नाम जानना है ताकि मैं तुम्हारी कब्र में लिख सकूं। और ये सुनते ही भाई इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इधर हम इस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि बच के आगे भाग रहा था कि तभी अपना प्रोटैगनिस्ट इसके रास्ते में आता है और वो अपने प्रोटैगनिस्ट के शरीर से निकलने वाली एनर्जीज को देखकर काफी हैरान था, जहाँ वो मुस्कुरा के कहता है कि पहले मैं तुम्हें मारूंगा, उसके बाद उस लड़की के साथ मजे लूंगा। ये बोल के जैसे वो आगे बढ़ता है वो देखता है कि वो अपने आप ही ट्रांसफॉर्म हो गया, जहाँ उसको यही लगता है कि ये सारी चीजें अपना प्रोटैगनिस्ट कर रहा है। आगे इनकी फाइट शुरू हो चुकी थी, जहाँ अपने प्रोटैगनिस्ट के हल्के वार पर भी इस मॉन्स्टर को कुछ ज्यादा ही दर्द होता है और ये देख करके प्रोटैगनिस्ट समझ चुका था कि उसके अंदर काफी ज्यादा ताकत आ चुकी है। जहाँ तभी उनकी लड़ाई के बीच ही हैतानी आता है और अपने प्रोटैगनिस्ट को प्रेस करता है। वो कहता है कि तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, इसको अभी के अभी खत्म करो, क्योंकि इसने ईवो सोसाइटी का एक रूल तोड़ा है जिसके लिए इसको सजा मिलनी चाहिए। हैतानी उसको बताता है कि इस बंदे ने न जाने कितने मासूम लोगों को अपने फायदे के लिए मारा है, ये तो एक साइकोपाथ है जिसने तुम्हारी इस दोस्त के पास भी काफी सारे कीड़े छोड़े हैं। हैतानी की बात सुन के ये मॉन्स्टर कहता है लेकिन तुमने ही तो मुझे सब करने को बोला था। हाँ, मैंने ये सब करने को बोला था ताकि मैं जिनकी ट्रू पोटेंशियल जान सकूं, तो क्या इसका मतलब तुमने मेरा बस इस्तेमाल करा। गुस्से में आकर इसको मारने वाला था कि तभी अपना प्रोटैगनिस्ट को बीच में से फाड़ देता है और कहता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही बकबक कर ली। हैतानी फिर उसको कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुमने इस मॉन्स्टर को मार डाला है। ऐसे लोग अपने आप को छोटे कीड़े में ट्रांसफॉर्म होकर बचने की कोशिश करते हैं। और तभी हमें वहाँ पे कीड़ा भागते हुए दिखता है, जहाँ अपना जिन उसको वही मार देता है। चेयरमैन और साइंटिस्ट लोग ये सब देख रहे होते हैं और उनको समझ नहीं आता कि अपना प्रोटैगनिस्ट किससे बात कर रहा है। इधर इन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि अपने जिन की पावर इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है। इधर प्रोटैगनिस्ट हैतानी से पूछता है कि ये तो तुम्हारा ही शादी था, तो तुमने इसको क्यों मरवाया। हैतानी कहता है कि यार मुझे इससे कंपेयर मत करो, मेरा लेवल इससे बहुत ऊपर है और इस बारे में कभी और बात करेंगे। और ये बोल के वे बंदा वहाँ से गायब हो जाता है। इधर हम इस बार ओनर को देखते हैं जिसके सामने एक बंदा आकर कहता है कि आज जेटमैन हमें देखा गया है और इस सब के पीछे हैतानी का ही काम है। अगर ऐसी चलता रहा तो सबको हमारे सीक्रेट के बारे में पता चल जाएगा। बार ओनर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हैतानी को तुरंत मेरे सामने लेकर आओ। इधर हमें बताया जाता है कि कोना का काफी ज्यादा ब्लड बह चुका है और उसकी दोस्त अभी एकदम शॉक में चल रही है। कूगा का पीए फिर उनसे पूछता है कि कूगा के आर्मर की क्या कंडीशन है। वो बताती है कि उनका आर्मर अभी भी बेस्ट इन परफॉर्मेंस है और वो अभी भी लड़ रहे हैं। जहाँ तभी ये कीड़ा अपने कूगा को बहुत दूर जाके फेंकता है, जिस वजह से इसकी सूट की एबिलिटी काफी कम हो चुकी थी। साइंटिस्ट उसके पीए को बताते हैं कि सूट और कूगा दोनों आपस में लिंक है
है जरूर कुगा को इस मॉन्स्टर से डर लग रहा है, जिस वजह से ये आर्मर की फुल एबिलिटी यूज नहीं कर पा रहा। इधर तभी कुगा को न्यूज मिलती है कि उसकी बहन खतरे से बाहर है और ये सुन के भाई के अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ चुका था और उसके सूट की पावर भी बढ़ चुकी थी। इधर उसके पीए और ये सब लोग डिसाइड करते हैं कि ये सारी बातें उनके पेरेंट्स को बता दी जाएगी। वह इधर कुगा के ऊपर एक कीड़ा हमला करने आता है और तभी अपना प्रोटैगनिस्ट को पीछे से लात दे देता है, जहाँ तभी अपने प्रोटैगनिस्ट और कुगा की वापस मुलाकात होती है और अपना प्रोटैगनिस्ट यानी कि जेड कहता है कि कुगा तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। कुगा हैरान था कि ये बंदा मेरा नाम कैसे जानता है, जहाँ तभी ये उसकी रिंग देखता है और ये हैरान हो चुका था कि ये तो उसका दोस्त जिन है। इधर यहाँ पे मॉन्स्टर वापस आता है और इस बार अपने काफी सारे कीड़े छोड़ता है। इधर तभी अपना प्रोटैगनिस्ट अपने दोस्त से कहता है कि देखो हमें साथ मिलकर ही लड़ना पड़ेगा, ये एक ऐसा जीव है जिससे कितना भी क्यों ना लड़ लो ये अपने आप को छोटे फॉर्म में बदलकर भागने की कोशिश करता है। इधर तभी जिन इस मेन कीड़े को बताता है कि मैंने तुम्हारे एक साथी को मार दिया था। ये कीड़ा मॉन्स्टर कहता है कि मुझे फर्क भी नहीं पड़ता वो मरे या जिए, मेरे को तो इंसानों से नफरत है तो मुझे उन्हीं को मारना है। जिन कहता है इसीलिए मुझे तुम पसंद नहीं हो, तुम किसी के सगे नहीं होते और मुझे बताओगे कि तुम्हें इंसानों से इतनी प्रॉब्लम क्यों है, तुम उनको क्यों मारना चाहते हो जबकि उन्होंने ही तुम्हें बनाया। ये कीड़ा मॉन्स्टर बोलता है कि उन्होंने मुझे नहीं तुम्हें भी बनाया है और इन सभी ने हमें अपना गुलाम बनाया। जिन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, मेरा दिल कह रहा है कि मुझे तुम्हें मारना चाहिए और अभी मैं तुम्हें मारूंगा। ये कीड़ा भी कहता है कि मुझे भी एग्जैक्टली वैसी फील होता है जब मुझे ह्यूमंस को मारना होता है, उसके बीच में भले रास्ते में तुम ही क्यों ना आ जाओ। और ये बोल के बहन की फाइट वहाँ शुरू हो जाती है, जहाँ ये दोनों ही अपनी डुओ परफॉर्मेंस दिखाकर उन कीड़ों पे अच्छे से हमला करते हैं। वही कीड़ों को मरता देखिए मेन मॉन्स्टर इनसे फाइट करने आता है, जहाँ कुगा ने तो इसको एक तरफ रोक लिया था, वहीं अपना प्रोटैगनिस्ट भी इस पे हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी उसके दिल के अंदर दर्द होता है, उसकी बॉडी गर्म होती है, जिसका फायदा उठा के ये कीड़ा इन दोनों पे ही हमला कर देता है और मौका मिलते ही अपने प्रोटैगनिस्ट की चेस्ट पे लगे स्टोन को भी तोड़ देता है, जिस वजह से अब अपना जेटमैन वापस व्हाइट हो गया था। और ये सब देखकर चेयरपर्सन और साइंटिस्ट हैरान थे कि इसकी पावर लेवल इतनी नॉर्मल कैसे हो गई। इधर हमें दिखाया जाता है कि अपना जिन कीड़ों को दूर फेंकता है क्योंकि उसकी बॉडी कमजोर पड़ चुकी थी। और फिर हमें लड़ाई के दौरान एक छोटा कीड़ा दिखाया जाता है और ये कीड़ा और किसी का नहीं इसी बूढ़े का था, जो कि इस लड़के के साथ बैठकर ये सारी चीजें नोटिस करता है। आगे उसको समझाने की कोशिश करता है कि हतानी तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, जहाँ कीड़ा बताता है तो क्या हुआ, एटलीस्ट मैं तुम्हें मार तो पा रहा हूँ। इधर तभी कुगा इसको पीछे से पकड़ लेता है, जहाँ अब ये दोनों ही डिसाइड करते हैं कि लोग मिलकर अब इसको मार ही देंगे। जहाँ दोनों प्लान बनाते हैं कि जिन बड़ी बॉडी को संभालेगा और वही कुगा छोटे कीड़ों को। इधर जिन मेन बॉडी पे हमला कर देता है, वहीं जब ये इंसेक्ट बचने के लिए काफी सारे कीड़ों में बदलता है तो उसको कुगा संभालता है। आखिर में मरने से पहले ये इंसेक्ट अपने जिन को कहता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है मुझे मार करके, मुझे भी ऐसी फीलिंग आती है जब मैं इंसानों को मारता हूँ। इधर ये सब साइंटिस्ट और चेयरपर्सन देख लेता है और उनको समझ आता है कि जिन की पावर अब पहले से थोड़ी बढ़ चुकी है, लेकिन ये पावर घट नहीं रही। अगर ऐसी चलता रहा तो जिन कभी वापस इंसान नहीं बन पाएगा। इधर कुगा के एम्प्लॉयज भी यही सोचते हैं कि अभी तक बैटल खत्म हो चुकी है, लेकिन हमारा कनेक्शन क्यों नहीं मिल रहा। वही हमें दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में कोना की मम्मी उनसे मिलने आती है, जहाँ उसकी दोस्त उसकी मॉम को कहती है कि हम दोनों तो बस जिन को उसका लॉकेट देने आए थे, और उस लॉकेट को देखकर कोना की मदर को बात याद आ जाती है। इधर हम फिर हैतानी को इसी बूढ़े के साथ देखते हैं, जहाँ वो लोग बात करते हैं कि जिन के अंदर सारी की सारी एबिलिटीज हैं कि वो चेरिस्मा बन सकता है और इसके लिए हमें कुगा का साथ भी चाहिए होगा। तो फिर वो बूढ़े के साइड में जो बच्चा बैठा हुआ था उसको कहता है कि तुम अब कुगा से दोस्ती कर लेना। इधर अपना प्रोटैगनिस्ट भी नॉर्मल फॉर्म में आ चुका था, जहाँ उसका दोस्त कहता है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि इतने वक्त से तुम ये सब सह रहे थे। ये सारी चीजें देख करके चेयरपर्सन भी हैरान था कि ये तो अमागी का पोता है। इधर आगे कुगा जिनके साथ चल करके उसको उसके घर की ओर तक छोड़ता है, जहाँ लोग अंदर जाके देखते हैं कि हना का वहाँ बेहोश पड़ी हुई है। और कुगा समझ चुका था कि पक्का उस कीड़े ने यहाँ पे भी अपने कुछ इंसेक्ट्स भेजे होंगे, और जब वो मरा तो यहाँ से सारे कीड़े भी गायब हो गए। इधर हना को उठती है और अपने जिनको गले से लगाकर कहती है कि तुम कहाँ थे बेवकूफ। आगे कुगा जब बाहर जाता है तो आसपास के सारे लोग उसका शुक्रिया करते हैं क्योंकि उसने उन सभी की जान बचाई। इधर तब भी जिन भी वहाँ पे आ जाता है और वहाँ के लोग जिन के साथ हनाको को उसकी गर्लफ्रेंड समझ लेते हैं। तभी चेयरपर्सन के 2 बॉडीगार्ड आते हैं और वो दोनों ही कुगा और जिन को ले जाने आए थे। वेल उन सभी की फाइट चेयरपर्सन कुगा के साथ टीवी में देखता है, जहाँ कुगा कहता है कि आपको सब पता था ना मॉन्स्टर्स और जिन के बारे में, तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं। ये बहुत लंबी कहानी है बेटा, मैं किसी और दिन बताऊंगा। नहीं लंबी कहानी है तो मुझे जानना है, मुझे अभी बताइए। इधर जिन हनाको को लेकर हॉस्पिटल जाता है, जहाँ हनाको बताती है कि उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, जिस वजह से उसको चीजें याद नहीं। उसको बस इतना याद है कि कुछ काफी सारे कीड़े उसके आसपास आ चुके थे। जहाँ एक गार्ड कहता है कि कोई नहीं, तुम्हें बस सपने आ रहे होंगे, तुम सो जाओ। और जिन को भी कहती है कि प्लीज यहाँ से उठना मत जब तक मुझे नींद ना आए। इधर हम हैतानी को इस बार में देखते हैं, जहाँ उस बार ओनर को बताता है कि मैं उन दोनों भाइयों को बचा के ला सकता था, लेकिन उन दोनों ने ही हमारे ईवो सोसाइटी के रूल तोड़े और हमें तो इंसानों को चोट भी नहीं पहुंचानी। तो बार ओनर उससे पूछता है कि अब तुम्हारा क्या प्लान है। हैतानी कहता है कि बस कुछ नहीं, जेड की सारी चीजें मुझ पे छोड़ दो। इधर कुगा के ग्रैंडफादर उसके पीए से इसी बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि इन सब चीजों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे अपने पोते के अल्फा सूट से है। तो पीए पूछता है कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। कुगा का पीए बताता है कि ये सब मैंने उसको प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट फंड से दिए थे और मेरा ऐसा मानना है कि कुआ का सपना जो है हमारी कंपनी को और आगे बढ़ाएगा। उसकी सारी बात सुन के प्रेसिडेंट कहते हैं कि खैर जो भी हो वो सारा डाटा मेरी टेबल पे चाहिए। इधर कुआ के ग्रैंडफादर का पीए कहता है कि उन होमलेस लोगों का क्या जिन्होंने ये सारी चीजें देखी। तब प्रेसिडेंट कहता है कि खैर मुझे उन लोगों को मानने की जरूरत नहीं है, वो लोग बेवकूफ है, उनकी बात पे कौन ही भरोसा करेगा। आगे दोनों ही बात करते हुए आगे जाते हैं, जहाँ ये पीए कहता है कि मेरे हिसाब से तो कुआ को एलाइज ऑफ जस्टिस बन के ही रहना चाहिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले खतरों से कंपनी को बस यही बचा सकता है। इधर कोना उठ चुकी थी और वो जिन से मिलना चाहती थी। वही कुआ बाहर आता है और जिन को कहता है कि मेरी बहन तुझसे मिलना चाहती है और मुझे माफ कर दे यार, मैंने तेरे बारे में और उन मॉन्स्टर्स के बारे में हर चीज सुन ली, लेकिन जो भी हो यार मैं हर बुरी चीज से लड़ने को तैयार हूँ। अपना जिन भी कहता है कि हाँ मैं भी इस चीज के पीछे रहूंगा। जहाँ ये कहता है कि क्यों ना बचपन की तरह करे, एक साथ लड़े। अपना प्रोटैगनिस्ट कहता है कि नहीं मैं इस बारे में ज्यादा याद नहीं रखता। जहाँ तभी कुआ जेटमैन का डिजाइन उसको दिखाता है और कहता है कि ये डिजाइन एक एनीमे कंपनी के द्वारा बनाई गई थी जिसमें अमागी ग्रुप की इन्वेस्टमेंट लगी है, और तुम्हें पता है कि मैंने अपना सूट का डिजाइन भी ऐसे ही बनाया है। भाई बुरा मान से सच मान, हम दोनों भाई हैं और यही हमारी किस्मत है। जिन कहता है कि जब लड़ाई का मैदान होता है तब कोई भाई वाई नहीं होता है। जहाँ कुआ उसकी बात टाल के कहता है कि आज से तुम्हारा नाम जेटमैन है। इधर कोना उठकर उन दोनों से मिलती है और कहती है कि इस मॉन्स्टर ने मुझे कहा था कि हमारी कंपनी ने उसको बनाया है, तो क्या ये बात सच है? अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो मुझे बता सकते हो। उसका भाई इस बारे में बोलने ही वाला होता है कि तभी प्रोटैगनिस्ट बीच में कहता है कि हमें भी हाल ही में इस बारे में पता चला है और इतनी जानकारी मेरे पास भी नहीं। आगे कुआ अपने दोस्त को कहता है कि तुमने मुझे सब बोलने क्यों नहीं दिया, आखिरकार वो फैमिली मैटर था। जिन कहता है कि अभी इस चीज का उतना वक्त नहीं है, हमें बाकी प्लेयर्स को भी मारना है। कुआ कहता है कि हाँ तुम्हारी ये बात भी सही है, न जाने कितने लोगों को वो लोग अभी मार रहे होंगे। इधर तभी जिनको कॉल आता है कि हना को उठ चुकी है तो तुम मुझसे मिलने आ जाओ। इधर इसके पास इसकी मम्मी आती है और कहती है कि बेटा अब तुम क्या करोगे? कुछ नहीं मम्मा, मैं लोगों की भलाई करके अपनी कंपनी का नाम और ऊंचा करूंगा। इधर हम देखते हैं कि कोना भी अब धीरे धीरे ठीक होने लग रही है। इधर जिनको रास्ते में चेयरपर्सन मिलते हैं जो उसको कहते हैं कि उस लड़की को छोड़ दो, तुम्हें पता ही है ना कि जिससे तुम प्यार करोगे उसके साथ क्या होगा, और वैसे भी तुम्हारे ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं कि तुम्हारी बॉडी इतनी गर्म कैसे हो गई। इधर जिन नीचे जाता है और लड़की कहती है कि चलो अब घर चलते हैं। जिन कहता है कि अपने घर जाओ ना, मेरे घर पे क्यों आ रही हो? मेरे घर में कोई नहीं रहता, मुझे काफी अकेला महसूस होता है। तुम्हारे मम्मी पापा तो है, तुम्हारी फैमिली तो है, उनके पास जाओ ना। नहीं वो लोग बहुत बुरे हैं, मुझे उनके पास बिल्कुल नहीं जाना, लेकिन जब सब चीज ठीक हो जाएगी तो मैं जरूर तुमसे मिलने आऊंगा। और वेल इधर ये सारी बातें कोना सुन लेती है जो कि चुपचाप वापस चली आती है। आगे सुबह हो चुकी थी और अपना जिन भी हॉस्पिटल से बाहर आता है और वो देखता है कि कुआ चेयरपर्सन और बाकी लोग चाहते हैं कि वो उसके साथ चले। इधर हम देखते हैं कि जिन की बॉडी के ऊपर रिसर्च चल रही है, जहाँ कुआ चेयरपर्सन से कहता है कि वो यही पैदा हुआ था क्या? नहीं, जिन जिस जगह पैदा हुआ था वो जगह काफी वक्त पहले तबाह हो गई। तो एक्चुअली में अमागी कॉर्पोरेशन एक नेट नाम के प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी जिसका एम था कि वो कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान बनाएगी, लेकिन एक कंप्यूटर एरर के कारण उस नेट में से एन हट के जेड लग जाता है और इस प्रोजेक्ट का नाम जेड हो चुका था। तभी इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अगर जो भी ह्यूमंस ये लोग बना रहे हैं और वो आउट ऑफ कंट्रोल हुए तो उनको रोकने के लिए ये लोग इस जेड का इस्तेमाल करेंगे। तभी अचानक से साइंटिस्ट चेयरपर्सन को बताता है कि आपने जो प्रेडिक्ट किया था वो सच हो चुका है। 2 साल बाद फाइनली इस जेड वाली बॉडी ने रिस्पॉन्स किया है। ये सब देखकर कुआ जिनको कहता है कि तो तुम जेड फॉर्म में ही रहना चाहते हो क्या? जिन कहता है कि हाँ मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस करके अपने अल्टीमेट फॉर्म में आना है। और ये लोग कंप्यूटर के थ्रू जिन के दादा से बात कर रहे थे, जहाँ पूछते हैं कि क्या जिन वहाँ पर है। जिन एकदम हैरान हो जाता है और फिर उनको पकड़ के कहता है कि कहाँ है मेरे दादाजी। वही इधर चेयरमैन उनसे पूछना चाहता था कि अगर हम रिंग्स को फुल पोटेंशियल के साथ इस्तेमाल करेंगे तो क्या वो हमें जेटमैन की ज्यादा पावर्स को दे पाएगा? उधर से उतना रिप्लाई कुछ आता नहीं है, लेकिन चेयरमैन समझ चुका था कि हैतानी के पास जितनी इन्फॉर्मेशन है वो अभी इनके पास नहीं है। आगे चेयरपर्सन जिनको रास्ता दिखाता है जहाँ उन्होंने उसके ग्रैंडफादर को रखा है। वहीं इधर गार्ड्स बात करते हैं कि ये दिखा के ये लोग बहुत बड़ा गैम्बल खेल रहे हैं और इन्होंने बंदूकें तैयार रखी थी कि अगर जिन कुछ गलत करता है तो। आगे अपने ग्रैंडफादर को दूर से देखता है कि वो अंदर नहीं जा सकता था क्योंकि चेयरपर्सन बिल्कुल नहीं चाहते कि उस हवा में एक भी बैक्टीरिया आए। लेकिन कुछ वक्त बाद ही अपने दादा से मिलता है और हमें बताया जाता है कि इन्होंने उसके दादा का शरीर हटा दिया था और बस सामने एक खोपड़ी रखी हुई है और इस खोपड़ी के अंदर ही काफी सारे तारे लगी है जिससे इनका ब्रेन जिंदा रहे। जहाँ वो कंप्यूटर के थ्रू बताते हैं कि कैसे इनको रेड स्टोन की जरूरत पड़ेगी और अपने दादा को इस हालत में देखकर जिन वहाँ की सारी तारे निकाल देता है ताकि उसके दादा को वही मुक्ति मिल जाए। और हमें बताया जाता है कि उसके दादा के आखिरी शब्द थे कि क्या तुमने खाना खाया? जिन रोने लगता है और कहता है कि हाँ मैंने खाना खा लिया, जिससे जिनको याद आ जाता है उसके दादा का वो लॉकेट। इधर तभी कोना के घर पे फोन जाता है जहाँ उसकी मम्मी फोन उठाती है और जिन पूछता है कि अब मेरा पेंडेंट उसके पास पड़ा हुआ है। वो कहती है कि हाँ उसकी दोस्त ने मुझे दे दिया था और मैंने संभाल के रखा हुआ है। और ये सारी बातें भाई ये कीड़ा जासूस सुन लेता है और इन्होंने भी काफी सारी बॉडीज रखी हुई है इस चीज के लिए। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक रोबोट इनविजिबिलिटी का इस्तेमाल करके इनके हाउस में जा रहा है, जहाँ अंदर जाते ही ये हैतानी की बात मान के सारे लेजर्स को सरपास करता है और हैतानी इसको इंस्ट्रक्शन देता है कि अंदर जाते ही माँ बेटी का रूम देखना और तुम्हें डायरेक्ट बेटी के पास जाना है। जहाँ लड़की के देखते ही वो उसके पास जाके अपने आप को जिन में बदल लेता है और लड़की देख के हैरान थी कि इतनी रात को यहाँ क्यों आया है। जहाँ वो उसको पकड़ के कहता है कि मुझे मेरा पेंडेंट
गोल्डन दे दो। वहीं इधर हम देखते हैं कि अपना प्रोटैगनिस्ट और बाकी लोग हेलीकॉप्टर से उस एरिया में लैंड हो रहे हैं, जहाँ तभी अपना प्रोटैगनिस्ट और कुगो जैसे ही भागते दरवाजा खोलते हैं, इनके सामने दो लोग आ चुके थे और ये दोनों ही अपने जिन जैसे हैं और ये लोग आते ही अपने आप को जेड में बदल लेते हैं। चेयरमैन समझ जाता है कि जरूर ये हटानी का काम है। वही साइंटिस्ट कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, ये सारी इनकम्प्लीट कॉपीज हैं। जहाँ कुगो आगे सबको बाहर जाने को कहता है और उनमें से एक से उसकी फाइट शुरू होती है। इधर ये दूसरा वाला भी अपने जिन से लड़ रहा था, जहाँ वो भागते हुए जाता है और साइंटिस्ट को मार देता है और जब तक वो चेयरपर्सन को मारने जाता जिन ने उसको रोक लिया था। इधर दरवाजा बंद होते ही अब इन चारों की फाइट शुरू होती है, जहाँ इनकम्प्लीट होने के कारण जो कुगा पे हमला कर रहा था वो अपने आप ही पिघलने लगता है। वहीं दूसरे की नजर हटती है तो अपना जिन डायरेक्टली उसको वही मार देता है। आगे चेयरपर्सन के शोल्डर्स पे बैंडेजेस लगाई जाती है। वही जिन भी भागकर साइंटिस्ट को देखना चाहता था, जहाँ जिन को देखकर साइंटिस्ट बहुत खुश होता है और उसकी जान चली जाती है। इधर कुगा अपनी बहन से मिलने आता है, जहाँ वो बेहोश पड़ी हुई थी और उठकर वो काफी घबराई हुई थी और जिन को देखकर वो डरने लगती है। इधर हम देखते हैं कि जो सूट वाला बंदा था वो एक्चुअली में बूढ़ा था, जिसके पास सब पेंडेंट है। जहाँ हैतानी की बात मानते ही अपने फोन के एक ही बटन से वहाँ ब्लास्ट करवा देता है। इधर हनाको अपने पेरेंट्स से लड़ती है और कहती है कि मैं अपने दोस्त के साथ जा रही हूँ। जहाँ वो कहते हैं कि बेटा हमारी इमेज का क्या होगा, आसपास के पड़ोसी क्या समझेंगे, स्कूल वाले क्या बोलेंगे। और उनकी बातें सुन के हनाको जैसी बाहर आती है और सोचती है कि वो अपने प्रोटैगनिस्ट को कॉल करेगी। जहाँ तभी एक हाई पिच साउंड आती है और उसको सर दर्द करने लगता है। इधर हम अमागी के दादा को देखते हैं, जिसका पीए उसके लिए फोटो लाया था ताकि वो बता सके कि किसने किया है और उस फोटो में अपने जिन की एक फोटो कॉपी थी। इधर चेयरपर्सन बताते हैं कि वो स्टोन हमारे हाथों निकल गया है और वो हैतानी के पास होगा। जहाँ तभी इनकी बातें सुन के कुगा कहता है कि ऐसा नहीं होगा, एल्फा और जिन मिलकर उनको रोकेंगे। इधर जिन भी चेयरपर्सन को कहता है कि आप अपना सर उठाइए, एक अच्छे इंसान ने मुझे एक बात बोली थी जो थी कि कभी हार मत मानना। वेल तभी जिन को हनाको का मैसेज आता है, जहाँ हनाको अपने जिन से मिलना चाहती थी। इधर हम अमागी इंडस्ट्रीज का एक सीक्रेट बेस देखते हैं, जहाँ कोना काफी घबराई हुई थी क्योंकि उसकी मदर ने उसको सारी बात बता दी और अब उसको समझ आ चुका था कि क्यों उसके ग्रैंडफादर उसको और उसकी मदर को मारते थे। उसको ये भी समझ आ चुका था कि उस रात उसके घर पे जो आया था वो एक्चुअली में जिन नहीं कोई और था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चेयरपर्सन को हेलीकॉप्टर के थ्रू किसी दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। इधर कुगा आगे जाता है कि तभी ग्रैंडफादर उसको जिन की फोटो दिखाकर कहते हैं कि क्या तुम इसको जानते हो। वो कहता है कि नकली फोटो है, इसको रहने दो। जब तक उसके ग्रैंडफादर उससे कुछ और पूछ पाते हैं, वो डायरेक्टली कह देता है कि उसको अभी जल्दी है। इधर उसके ग्रैंडफादर यही बात करते हैं कि इसको पता नहीं है ये भी किस पोजीशन में बैठा है। आगे इधर अपना प्रोटैगनिस्ट आगे चल ही रहा था कि ये बार ओनर उसके पास आता है और फिर उससे पूछता है कि क्या तुम हैतानी के कोई दोस्त हो। वो कहता है कि नहीं, मैं हैतानी से ऊपर हूँ और मैं ईवो ग्रुप का मेंबर भी हूँ। ये सुनते ही वो जैसे अपनी गम खाने वाला था कि तभी स्वीप भी पीछे आ जाता है। इधर हम देखते हैं कि उसका पीए बताता है कि तुम्हारे सूट और सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे ग्रैंडफादर ने अपनी टेबल पे मांगी है। वो मना कर देता है क्योंकि उसको पता था कि इससे उसके ग्रैंडफादर प्रॉफिट निकालने के लिए मिलिट्री को बेच देंगे और इस सूट की जो मेन कोर वैल्यू है वही छिन जाएगी। जहाँ तभी उसका पीए कहता है कि ठीक है, सारी चीजें तुम मुझ पे छोड़ दो। ये सुन के कुगा बहुत खुश होता है और वो चाहता था कि अपने सूट को थोड़ा और बिल्ड करे। इधर ये बार ओनर बताता है कि मुझे बस नॉर्मल बात ही करनी है, हम ईवो ग्रुप है और हम इन सभी के मास्टर्स हैं। हमारा काम है कि चुपचाप शांति से इंसानों के साथ ही रहना, हमें किसी भी तरह की लड़ाई नहीं चाहिए और मुझे माफ करना तुम्हारे पैलेस में जो भी हमला हुआ। लेकिन हैतानी ऐसा नहीं है, वो हमेशा डिस्ट्रक्शन और तबाही चाहता है और वो चाहता है कि वो ईवो ग्रुप का मेंबर बन के सब पे राज करे। तभी जिन पूछता है कि अगर ऐसा है तो तुम खुद के दम पे इसको क्यों नहीं मार लेते, और फिर वो एक चुटकी में स्वीप को अपने प्रोटैगनिस्ट से दूर कर देता है और कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ। और यहाँ फिर अपना प्रोटैगनिस्ट और ये बार ओनर डील कर लेते हैं कि वो हैतानी को जरूर मारेंगे। इधर उनकी मॉम फिर प्रेसिडेंट से मिलने आती है और कहती है कि हमारे घर पे क्या चल रहा है, हमारे पैलेस में बॉम्ब गिर चुका है, मेरी बेटी एकदम घबराई हुई है, मेरा बेटा मॉन्स्टर से लड़ने को तैयार है और तुम बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसा क्या काम है तुम्हारा। वो कहते हैं कि मेरा काम सबसे ऊपर है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता वो जो कर रहे हैं उनको करने दो, मेरा बस एक ही मानना है कि हमारी कॉपरेशन हमारे बच्चों से बड़ी है और हमारी कंट्री के लिए है। इधर कुगा भी अपनी रिसर्च टीम के साथ काम करता है, जहाँ वो ये सोचती है कि वो इस सूट को बिना जेट पैक के उड़ने लायक बनाएंगे और इसकी ब्लेड को भी थोड़ा इम्प्रूव ज्यादा करेंगे। इधर तब एक बंदा भागते हुए कुगा को कहता है कि आपकी बहन घर से गायब हो चुकी है। वह इधर हमें दिखाया जाता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि एक और आदमी को मिट्टी का बना दिया गया है। इतने टाइम बाद इतना बड़ा हादसा हुआ है, पहले हमें लगा था कि ये सैंडमैन होगा, अब समझ नहीं आ रहा है कि ये सैंड मॉन्स्टर है या कौन है। ऑफिसर, क्या हमें विटनेसेस से बात करना चाहिए? नहीं, विटनेस से बात करने का कोई फायदा नहीं है, ये पॉइंटलेस बातें हैं। वह इधर अपना प्रोटैगनिस्ट अपने घर पहुंचता है, जहाँ हनाको उसके मुंह पर तकिया मार के उससे गले मिलती है और कहती है कि तुम कहाँ थे, मैं इतने वक्त से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अपना प्रोटैगनिस्ट भी कह डालता है कि मैं काफी टाइम से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुमसे दूर जा सकूं, लेकिन लगता है कि अब मेरे बस की और नहीं है। ये लड़की भी बहुत खुश होती है और वो चाहती थी कि हम लोग साथ मिलकर एक परिवार बनाएंगे और फिर आखिर में ये दोनों ही गले मिलते हैं। इधर कुगा को एक कॉल आता है जो किसी बूढ़े का था और ये हंसते हुए कहता है कि क्या अपनी बहन को ढूंढ रहे हो? वेल, मुझे पता है कि तुम्हारी बहन कहाँ पर है। इधर कुगा को वो दिन याद आता है जब पहली बार उसको लगा था कि उसकी बहन खतरे में है
हैं जहाँ वो स्विमिंग पूल भी गया था और उसकी बहन फिर बाहर आती है और कहती है कि घबराने की जरूरत नहीं, मैं अपनी स्विमिंग क्लासेस ले रही थी। उस दिन कुगा ने उसको प्रॉमिस किया था कि तुम्हें लगता है कि मैं लाइमलाइट के लिए ये सब करता हूँ, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम्हें समझ आएगा कि मैं इंसानियत के लिए सब करता हूँ। और वहीं कुगा रेडी होता है जहाँ उसको देखकर उसके सारे एम्प्लॉइज भी रेडी हो चुके थे। इधर हम देखते हैं कि अपना प्रोटैगनिस्ट हनाको के साथ बहुत मस्ती कर चुका है और वो हनाको से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक बड़ा घर बना सकूं जहाँ हम लोग अपनी फैमिली शुरू कर सके। और कॉल में इसको पता चलता है कि कोना गायब हो रखी है। इधर कुगा इस बूढ़े से मिलने आता है और कहता है कि मेरी बहन कहाँ पर है। वो बताता है कि अभी रुको तो पहले गाड़ी में बैठ जाओ फिर आगे बात करेंगे। पहले उसके बैठते ही यहाँ पे उसके दोस्तों का ट्रक भी रेडी था और वो उसका पीछा करने लगते हैं। इधर कुगा उससे पूछता है कि ये एक और तरह का टेस्ट है या फिर क्या चीज है। वो कहता है कि कुछ नहीं, अपना मुंह बंद रखो, और ये बोल के वो उसके मुंह पे स्प्रे मार देता है, जिस वजह से उसका कनेक्शन टूट चुका था। एम्प्लॉयज पूरी कोशिश करते हैं, वो इसका पीए भी कोशिश करता है लेकिन कुछ हाथ नहीं मिलता। इधर अपना प्रोटैगनिस्ट रेडी होकर कहता है कि हनाको मैं आकर अपने बारे में तुम्हें सारी चीज बताऊंगा। और फिर वो बाहर आकर चेयरमैन से मन ही मन माफी मांगता है कि उसका वैसा चाहने वाला है जो उसके बेहद करीब बन चुका है। इधर हम कुगा को देखते हैं जिसकी आंख खुलती है और वो अपने आप को बेड पे पाता है। उसके कान के पीछे एक चिप लगी हुई थी और ये बूढ़ा कहता है कि उसको निकालना मत, इसी से हम तुमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके फोन नंबर भी पूरे ब्लॉक कर दिए गए थे लेकिन उसकी गन छीनी नहीं गई थी। जहाँ बूढ़ा उसको बताता है कि तुम्हारी बहन असल में यहाँ पे नहीं है, मैंने तुम्हें झूठ बोला ताकि मैं तुम्हें किडनैप करके अपना एक काम निकलवा सकूं, तो अब जैसा मैं बोलूं तुम्हें वैसा ही करना है। कुगा को पहले बहुत गुस्सा आता है लेकिन उसके पास और कोई चॉइसेस भी नहीं थी, तो अब वो वही करता है जो कि बूढ़ा उसको करने को बोलता है। इधर कुगा बंदूक पकड़ के एक दरवाजे की ओर था और जैसे ही दरवाजा खोलता है वो देखता है कि यहाँ पे पार्टी चल रही है और यहाँ पे सारी लड़कियां ही है। बूढ़ा बताता है कि जब से तुम्हारा वो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से ये सारी लड़कियां तुम्हारी फैन बन चुकी थी, तो अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो अपनी बहन को बचाओ या तो इनको बचाओ, लेकिन याद रखना अगर तुमने अपनी बहन को बचाया तो ये सारी लड़कियां मर जाएंगी। इधर अपना कुगा एकदम हैरान हो चुका था जहाँ तभी एक लड़की उससे ऑटोग्राफ मांगती है। वो शर्माते हुए उनको कहता है कि मैं पहले वॉशरूम जाकर आ जाऊं। जहाँ वॉशरूम में वो यही सोचता है कि अब उसको क्या करना चाहिए क्योंकि उसको अब तक ये भी नहीं पता कि क्या उसकी बहन जिंदा भी है या नहीं। इधर तभी इसके पास एक स्कूल गर्ल आती है और कहती है कि तुम्हें बाहर निकलना है ना, तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लग रहा यहाँ पे हम सभी के सिग्नल नहीं मिल रहे हैं, आओ चलो मुझे पकड़ो, हम दोनों साथ में बाहर निकलते हैं। आगे चल के वो एक गेट खोलती है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी वाले रूम में भी एक दरवाजा खुल जाता है जहाँ पे एक बेड लगा था और चीजें काफी क्यूट सी थी। इधर अपने कुआ को समझ नहीं आता है कि भाई ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे। जहाँ तभी वो फैसला करता है और उस लड़की को कहता है कि एक काम करो, तुम ही बाहर चली जाओ और जैसे बाहर निकलो पुलिस को कांटेक्ट जरूर करना क्योंकि मुझे यहाँ पे रह के इन सारी लड़कियों की देखरेख करनी है। कुआ के बाहर आते ही एक लड़की उसको पकड़ लेती है और सबको बताती है कि कुआ यहाँ पर आ चुका है। तभी वो लड़की फटक से बेड पे चढ़ जाती है और कुआ को कहती है कि तुम इस बार भी गलत थे। और तभी भाई लंबा सा आयरन पोर आकर के उसको वही कुचल देता है। चारों तरफ खूनम खून हो चुका था, लड़कियां पागल हो जाती है और यहाँ से निकलना चाहती थी। तभी लड़की आकर के अपने कुआ को चाटा मारती है और कहती है कि तुम मर्डरर हो, तुमने किसी को रोका नहीं, अब क्या कर रहे हो, सबको रोको। इधर लड़कियां देखती है कि गेट इजीली खुल चुका है तो वो वहाँ भागना शुरू करती है। वहीं इधर ये लड़की अपने दोस्त को कहती है कि तुमने ये गलत किया। कुआ आगे जाता है और उन सभी को कहता है कि सबके सब यही रुक जाओ। वहीं ये लड़की देखती है कि उसकी दोस्त तो अंदर ही छूट गई और दरवाजा बंद भी हो गया। लेकिन तभी इस लड़की को उसी रूम में एक छोटा सा रास्ता दिख जाता है। यहाँ पे लड़कियां घबराई हुई थी कि तभी एक बड़ा सा रोबोट इधर सामने आ जाता है और ये बूढ़ा हीरो के सामने दो शर्तें रखता है। पहली कि ये बंदा इन लड़कियों को इन रोबोट के हाथों छोड़कर बूढ़े के पास एलिवेटर के थ्रू आ जाए या फिर अपने दम पे रोबोट्स को मारकर लड़कियों के साथ ऊपर आए। और बस फिर अपना भाई तो एलाइज ऑफ जस्टिस वाला है और वो यही चूज करता है कि उसको मार के ऊपर आएगा। इधर में दिखाया जाता है कि एक्चुअली में इसकी बहन तो आकिमी के साथ है जिसने अपने प्रोटैगनिस्ट को झूठ बोला है कि यहाँ पर वो लड़की नहीं है। आकिमी बहुत खुश होती है कि ये लड़की कुछ वक्त उसके साथ ही रहेगी। वही कोना आप काफी टेंशन में थी, उसको जिन से डर लगने लगा था क्योंकि उसको समझ आ चुका था कि कुछ ऐसी बातें हैं जो कि कोई मुझे ज्यादा नहीं बता रहा है। अभी तक मुझे जिन की एग्जिस्टेंस भी नहीं पता कि उसके माँ बाप थे भी या नहीं। जहाँ आकिमी इसको कहती है कि जो भी हो जिन बहुत अच्छा लड़का है और मुझे उस पर भरोसा है। इधर हम देखते हैं कि जिन के आसपास की टीवी और बाकी सारी स्क्रीनें बंद हो चुकी हैं और उनकी स्क्रीन में हटानी आ जाता है और कहता है कि इंसानों हम लोग तुमसे अलग हैं, हम लोग इवल ग्रुप के हैं जो तुम्हारे कैमरे से छुप करके तुम्हारी जगह पर रहते हैं। इधर मेन सिटी में एक बंदे को लगता है कि ये तो प्रैंक कर रहा है। जहाँ तभी उसके पीछे एक मॉन्स्टर आता है और वो उस पर हमला कर देता है। इधर ये देखती है कि हर टीवी चैनल पे बस यही चल रहा है और उस सब चीज की रिकॉर्डिंग चल रही है। इधर प्रोटैगनिस्ट भी फिर उनको कॉल करता है और कहता है कि आपने टीवी देखी? वो कहती है कि हाँ मैंने टीवी देखी है। क्या सच में कोना आपके पास नहीं आई? नहीं मेरे पास कोना नहीं आई है। हाँ तो ठीक है, फिर जब भी आए उसको तुरंत घर में ले लेना क्योंकि आसपास का माहौल बहुत खराब हो चुका है और याद रखना मैं आप पे भरोसा करता हूँ। इधर हेटानी सबको बताता है कि तुम ही इंसानों ने हमें बनाया था अपने प्रॉफिट और शौक के लिए, तुमने हमें गुलामों की तरह ट्रीट करा और अब बारी है कि हम भी तुम्हारे साथ वही काम करें। और हमें दिखाया जाता है कि मॉल्स हो, मेट्रो हो, नॉर्मल स्ट्रीट हो, सारी जगह इन सभी मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है। इधर ये बूढ़ा अपने कुआ को चिढ़ाता है और कहता है क्या यही है तुम्हारा जस्टिस सिस्टम कि तुम एक रोबोट
रोबोट को मार के लड़कियों को नहीं बचा पा रहे हो। कुआ की आंखों में आंसू थे, लेकिन तब भी वो इस रोबोट से लड़ता है। इधर हतानी यही कहता है कि हमें कोई प्लेयर्स बुलाए तो हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब चीजें बदल चुकी है, आज से मेरे मॉन्स्टर भाइयों का नाम प्राइड होगा। इधर तभी अपना प्रोटैगनिस्ट जिन जेटमैन बनकर आता है और वहाँ पे मॉन्स्टर्स पे हमला करता है। वही हम देखते हैं कि हनाको को एक आदमी ने पकड़ लिया था। फिर हैतानी सबको कहता है कि हमें अमागी कॉर्पोरेशन ने बनाया और हमारी बदौलत आज जो इतनी अमीर बनी हुई है, तो आज जितनी लाशें हम बिछाएंगे वो सब अमागी कॉर्पोरेशन की वजह से होंगी। इधर कुगा अपने कॉन्फिडेंस के थ्रू इजीली इस रोबोट को मार देता है। जहाँ बूढ़ा कहता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन मैं लड़कियों को छोड़ रहा हूँ। इधर सारी लड़कियां अपने कुआ के अगेंस्ट हो जाती है। वो कहती है कि हम तुम्हारी कोई फैन नहीं है, तुम एक मर्डरर हो। इधर तभी दरवाजा खुलता है और उनको एलिवेटर का रास्ता मिल जाता है। सारी लड़कियां यही सोचती है कि अब हमें यहीं से जाना चाहिए। इधर सारी लड़कियां कुगा पे गुस्सा हो चुकी थी, लेकिन तभी एक लड़की कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा है कुगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उन सभी रास्तों में से लेजर निकल जाती है और उस सारी लड़की को लेजर से भून दिया जाता है। ये देख करके अपना कुगा बहुत रोता है कि तभी उसके सामने ये लड़की आ जाती है जिसको ऑलरेडी इस बंदे ने चिप से कंट्रोल किया हुआ था। इधर हम देखते हैं कि आसपास के सभी लोग अपने प्रोटैगनिस्ट को हेट करने लगे हैं, क्योंकि वो भी इन प्लेयर्स जैसा ही है। इधर हमें दिखाया जाता है कि कोना और आकिमी टीवी देख रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि इस चीज के ऊपर अमागी ग्रुप वाले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इधर हमें दिखाया जाता है कि इस बूढ़े ने इस लड़की के थ्रू अपने कुगा को हॉस्टेज कर लिया है, जहां वो उसको अपने बच्चे इचिरो से मिलाता है और कहता है कि सारा प्लान इसी का था। जहां वो कहता है कि तुम हीरो वीरो कुछ नहीं हो, तुम जस्टिस के नाम का ढोंग करते हो। जब भी तुम्हें लोग चुनने को कहा जाए तुम अपने को चुनते हो, तुम दूसरों की फैमिलीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देते और जब देखो अपने दोस्त जिन की तरह कॉपी करते हो। इधर हमें पता चलता है कि इस बूढ़े का जो बच्चा है वो एक्चुअली में एक मॉन्स्टर है और ये बूढ़ा भी मॉन्स्टर ना बदल जाए इसकी वो दवाइयाँ खाता है। तो दोस्तों एक्चुअली में अमागी कॉर्पोरेशन ने इन दोनों का ही इस्तेमाल किया था अपनी रिसर्च के लिए, जिस वजह से इस बूढ़े की बच्चे की जिंदगी तबाह कर दी गई। तब से इस बूढ़े ने कसम खा ली कि वो कुगा के ग्रैंडफादर को मारेगा और अमागी ग्रुप का नामो निशान मिटाएगा। और उसकी पावर और बुलंद तब हुई जब वो हैतानी से मिला। इधर तभी कुगा को अपने पीए हयामी की आवाज भी आती है, जहाँ कुगा को पता चलता है कि इतने वक्त से उसका पीए भी इनके साथ मिला हुआ था, ताकि जैसे अमागी ग्रुप के सारे लीडर्स खत्म हो जाए तो ये कंपनी को अपने अंडर कर ले। इधर हमें दिखाया आता है कि अमागी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट कहता है कि ये जो लड़का अपने आपको प्लेयर बता रहा है और हमारी कंपनी को इतना गलत साबित कर रहा है, ये सब बेबुनियाद बातें हैं। आगे कुछ बोल पाता है कि तभी इसका पीए खड़ा होकर के कहता है कि ये सारी बातें सच है, इसने सभी को बेवकूफ बनाया, इसी ने ये सारे प्लेयर्स बनाए ताकि ये उनसे फंडिंग ले सके और ज्यादा पैसा कमा सके। और ये प्रेसिडेंट का पीए ये सब इसलिए बोल पा रहा था क्योंकि उसको एक बग कंट्रोल कर रहा था, जहाँ वो सारे सबूत पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट करता है और खुद ही को गोली मार के सुसाइड कर लेता है। इधर ये सब देख करके अपने कुगा को बहुत बुरा लगता है कि आज उनकी ये कंडीशन हो चुकी है। लेकिन तभी जैसी लड़की से बग हटता है, कुगा फटाक से अपनी बंदूक लेता है, उसको तलवार में बदल के सबसे पहले अपने पीए को मारता है और फिर गन शॉट से इस बूढ़े के बच्चे और इस बूढ़े को भी मारता है। उसके बाद फिर अपना कुगा इस लड़की को लेकर के बाहर आ जाता है, जहाँ तभी इसके दोस्त इसकी एडवांस वैन लेकर आ चुके थे, जिसके अंदर इसका सूट भी था। इधर हम देखते हैं कि हैतानी मॉन्स्टर को लेकर के प्रेसिडेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ चुका है, जिसे देखकर प्रेसिडेंट अपने सारे सोल्जर्स बुलाकर उस पर फायरिंग करते हैं। तभी वहाँ जेड भी आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें इस बार मार के रहूंगा। हैतानी काफी तेजी में आता है, उसकी चेस्ट पे वार करके कहता है कि तुम अभी व्हाइट हो और बिना रेड स्टोन के तुम कुछ नहीं। इधर कुगा भी उस लड़की से नाम पूछता है, जहाँ ये अपना नाम मायू बताती है। कुगा कहता है कि तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा, अगर जिंदा रहा तो जरूर मिलूंगा। इधर कोना भी आकिमी को अलविदा कहकर वहाँ से चली आती है। इधर तभी अपना जिन वहीं पर ही गिर पड़ता है और अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका था, और जैसे ही अपने जिन को मारने वाला था कि तभी अपने कुगा की वहाँ एंट्री होती है, जहाँ एक ही बारी में उस मॉन्स्टर को मारता है और अपने दोस्त को उठा के कहता है कि क्या तुम ठीक हो। जिन बताता है कि उसके पास मेरा रेड स्टोन है। इधर तभी उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि अल्फा मार दो इस आदमी को, यही है हमारी फैमिली का सबसे बड़ा दुश्मन। कुगा बहुत गुस्से में आता है और यही सोचता है कि उसका दादा किस हद तक गिर सकता है, जहाँ वो उसकी तरफ गन पॉइंट करके कहता है कि असली ईवल तुम हो। वो उसको मारने वाला था कि जिन तभी आकर के उसको रोक लेता है, जहाँ तभी इसका दादा सभी को कहता है कि तुम्हें अल्फा की ओर हमला करना है। इधर कुगा फिर गुस्से में जो है उसको बस मारने ही वाला था कि तभी बीच में उसकी मॉम आ जाती है और तभी पता चलता है कि कुगा ने शूट नहीं किया था, हैतानी ने उन दोनों को ही शूट करा। जहाँ फिर हमें दिखाया जाता है कि जर्नलिस्ट के बीच ही काफी सारे मॉन्स्टर्स थे जो कि ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वहाँ पे अब लोग रेडी थे यहाँ पे तबाही लाने को। इधर चारों तरफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी। ये सारे मॉन्स्टर्स मिलके सारे प्रेस वालों को मारते हैं। इधर कुगा अपनी पूरी कोशिश करके कुछ लोगों को बचाने की कोशिश करता है। इधर तभी वहाँ पे कोना की एंट्री होती है, जहाँ कुगा और अपना प्रोटैगनिस्ट दोनों ही देखकर हैरान हो चुके थे। इधर हैतानी इसको बार बार मैनिपुलेट करता है कि इस स्टोन की मदद से ही तू जीत पाएगा, वरना तू यही मर जाएगा। लेकिन याद रखियो, जहाँ स्टोन तूने अपनी बॉडी में घुसाया तो ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। और इसमें कुछ बुरी बात भी नहीं है, इंसानों ने जितना ज्यादा कहर मचाया है उतना किसी जानवर ने नहीं मचाया। बेसिकली ये बंदा बहुत नुकसान की कोशिश करता है, जहाँ कुगा उसको मना करता है और कहता है कि तू अच्छा इंसान है जिन। वही तभी ये जो हैतानी था ये उसकी गर्लफ्रेंड को भी वहाँ ले आया था। इधर तभी जिन के पास उसका दोस्त आता है, जहाँ
जहाँ जिन उसको कहता है कि अगर मैं शैतान बन जाऊं तो मुझे जरूर मारना। और ये बोलते ही भाई ये जिन ये पूरा पत्थर अपनी बॉडी के अंदर घुसा देता है और बूम अपना भाई पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस बार ये अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ चुका था कि तभी उसका हाथ चमकने लगता है, जिस वजह से वहाँ पे आसपास के जितने सोए हुए मॉन्स्टर थे वो भी जाग जाते हैं और उसमें हाँ हमारे प्रोटैनिस्ट की गर्लफ्रेंड भी थी। और आगे हमें पता चलता है कि ऑफिसर जिस सैंड मॉन्स्टर को ढूंढ रहा था वो एक्चुअली में जिन की गर्लफ्रेंड ही थी। इधर फिर हैटानी अपने प्रोटैनिस्ट को बताता है कि अब अपनी गर्लफ्रेंड को देख लो, ये जिंदगी भर ऐसी रहने वाली है, अभी कभी भी इंसान नहीं बन पाएगी। क्योंकि बेसिकली ये हैटानी का पूरा प्लान था कि कैसे अपने हीरो को एक लड़की के प्यार में फंसाना है। और हीरो को ये सारी बातें जब पता चलती है बेचारे को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसने क्या क्या सोचा था कि वो अपनी एक फैमिली बनाएगा। इधर हम देखते हैं कि उसकी जो गर्लफ्रेंड हनाको है, जो कि मॉन्स्टर बन चुकी है, वो मासूम लोगों को मिट्टी का बना रही है। और तभी हैतानी इसको कहता है कि क्यों अब क्या हो गया, इसको मारो ना, जिसके लिए तुम्हें डिजाइन करा गया है, इसको क्यों नहीं मारते। इधर अपना प्रोटैनिस्ट एकदम निहत्ता बन चुका था, उसको समझ नहीं आता, तो वो गुस्से में हैतानी पर ही हमला करता है। और हमले के दौरान ही अचानक से उसका दोस्त क्रूगा आकर के अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसकी गर्लफ्रेंड जो कि एक मॉन्स्टर बन चुकी है उसको बीच में से काट देता है। और ये सारी चीजें देख करके अपना प्रोटैनिस्ट बहुत दुखी होता है, वो वहाँ फूट फूट कर रोता है। क्रूगा को इस बारे में कुछ पता नहीं था, तो वो फिर हैतानी से फाइट करने लगता है। इधर अपना प्रोटैनिस्ट बहुत गुस्से में आ चुका है, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि हैतानी ही सबसे बड़ा दुश्मन है। इधर हम देखते हैं कि क्रूगा की मदर की डेथ हो चुकी है और हैतानी से लड़ने के बाद उसका सूट पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, वो नियत्ता पड़ा हुआ है। तो हैतानी अपने प्रोटैनिस्ट को कहता है कि जाओ उठो और इसको मार दो। अपना प्रोटैनिस्ट उठता है और काफी तेजी में आकर हैतानी पर ही हमला कर देता है और घूमकर काफी स्पीड की आता है और उसके शरीर के अंदर हाथ दे देता है। एंड ऑफ कोर्स हैतानी की वही मौत हो चुकी थी, जहाँ उसको धक्का देकर बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। इधर हम देखते हैं कि क्रूगा बदल चुका है, वो पागल हो चुका है। उसको अब यही लग रहा है कि असली में वो हीरो है, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन तो अपना प्रोटैगनिस्ट है। उसी की वजह से इतने सारे लोगों की जान चली गई, उसी की वजह से इतने मासूम लोगों को मरना पड़ा, और यही वो कारण है कि क्रूगा की मदर आज उसके साथ नहीं है। क्रूगा उसको कहता है कि मैं ही असली हीरो हूँ, तुम कोई हीरो नहीं हो, तुम सबसे बड़े विलन हो। और बस फिर वो अपने प्रोटैगनिस्ट के ऊपर गन पॉइंट करके कह देता है कि अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और तभी हमें फिर फायरिंग की आवाज आती है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि कहानी 3 साल आगे निकल चुकी है, सारे लोग अब नॉर्मल हो चुके हैं। लोगों को उस रात का आज भी बहुत ज्यादा दुख है कि उन्होंने अपने अपनों को खोया। वहीं 3 साल बाद भी आज भी ये सारे मॉन्स्टर्स और प्लेयर गली गली में मासूम लोगों पे हमला करते हैं, लेकिन आज भी अपना क्रूगा सच्चाई का रखवाला बन के उनको बचाता है। इधर न्यूज मीडिया में चारों तरफ बस अपना क्रूगा ही छाया रहता था। हमें इधर दिखाया जाता है कि क्रूगा ने उसके दादा की जगह ले ली है और यहाँ पे ये मायू नाम की लड़की इसकी बीवी है। अब जहाँ वो फिर अपनी वाइफ को ये बात बताता है कि मेरे दादा ने एक बात कही थी कि अगर तुम्हें सच में जस्टिस करना है तो तुम्हें पावर की जरूरत पड़ेगी, और मैंने वही करा। तभी हमें करंट सीन दिखाया आता है जहाँ पर क्रूगा ने अपने दोस्त के ऊपर फायरिंग कर दी थी और अपना प्रोटैनिस्ट उसके फायर से बच करके उसको नीचे गिराता है। तभी अपना प्रोटैनिस्ट अपने अल्टीमेट फॉर्म करिश्मा में बदल चुका था और वो पूरी कोशिश करता है कि वो अपने आप को रोक सके, क्योंकि उसकी बॉडी चाह रही थी कि वो क्रूगा को यही मार दे, लेकिन अपने आप को पूरा कंट्रोल करते हुए ये अपने उस फॉर्म को तोड़कर नॉर्मल हो जाता है। वो अपने दोस्त को छोड़ने से पहले कहता है कि हमेशा ऊपर देखना और कभी हार मत मानना, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर अपना क्रूगा उसके पीछे भागने वाला था कि तभी उसकी बहन उसको रोक कर कहती है कि भैया रुक जाओ, क्या यही है आपका इंसाफ। इधर तभी वहाँ पे चेयरपर्सन भी आ चुके थे, जो कि क्रूगा को वही रुकने को कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं ऐसे नहीं रहने दे सकता, वो अभी अपनी अल्टीमेट फॉर्म में है। तो क्या हुआ, वो अल्टीमेट फॉर्म में है तो उसके अंदर एक इंसानी दिल है, अगर उसको तुम्हें सच में मारना होता तो अभी तक तुम जिंदा नहीं रहते। अब मुझे समझ आया कि क्यों उसका दादा मुझसे उसको लेके चला गया था। असल में वो चाहता था कि वो उसको इंसान बना सके, ना कि एक जिंदा मॉन्स्टर। और ये बात फिर अपने क्रूगा को उस वक्त दिल पे लग चुकी थी। इधर करंट सीन में फिर क्रूगा अपनी वाइफ से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है जस्टिस का मतलब क्या है। वो कहती है कि मेरे लिए तो तुम ही जस्टिस हो। वहीं इधर हमें दिखाया जाता है कि आज भी उसकी बहन आकिमी के साथ मिलकर गरीब लोगों को खाना खिलाती है। और तभी ऑफिसर उनके पास आके कहता है कि तुम्हें जिन के बारे में कुछ पता चला। आकिमी कहती है कि मुझे नहीं लगता जिन आएगा, अगर उसको सच में आना होगा तो वो एक कॉल मार देगा। इधर हमें दिखाया जाता है कि 2 लड़के 2 लड़कियों को परेशान कर रहे हैं कि तभी अपना प्रोटैनिस्ट वहाँ पर आता है और अपनी रिंग लाइट से उन दोनों लड़कियों का असली सच दिखाता है, जहाँ हमें पता लगता है कि दोनों लड़कियां तो मॉन्स्टर निकली, जिनको अपना प्रोटैनिस्ट मौका मिलते ही वही मार देता है। और हमें दिखाया जाता है कि अपने क्रूगा का पुराना पीए हयामी अब इसके साथ काम करता है। इधर हम अपने प्रोटैनिस्ट जिन को ऊंचाई पे देखते हैं, जहाँ स्वीप उसके पास आ चुका था। स्वीप आके कहता है कि मास्टर क्रूगा आपसे मिलना चाहते हैं। वो कहता है कि नहीं, वो अभी नहीं मिल सकता, उसको काफी जरूरी काम है। और इस तरह दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि कैसे कोई भी अपने प्रोटैनिस्ट को नहीं जानता, वो सच्चाई की राह पर चल रहा है अंधेरी की रोशनी लेकर के, और आज भी वो एक रियल सुपर हीरो की तरह मासूम लोगों की मदद करता है। तो भाई यार दोस्तों, इसी के साथ अपनी पूरी जेटमैन सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। देखो पार्ट 2 मत चलाना, क्योंकि 1 फुल फ्लेज सीजन का एक्सप्लेनेशन था। अनफॉर्चुनेटली इसके सीजन 2 की तो कोई अपडेट नहीं आई है। बाकी अगर ये वीडियो तुमने यहाँ तक देखी है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि तुमने इस वीडियो को पूरा देखा है। इस वीडियो को तुम लाइक कर सकते हो और कमेंट में बताना कि तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा लगा, क्रूगा या फिर अपना प्रोटैनिस्ट जिन। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ऐसी और धमाकेदार एनिमे रिकैप्स के लिए।
लिए। तो चलो फिर मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।